2018 का क्वेश्चंस। किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती है? तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती है। बाकी साइकस, नॉस्टॉक, कारा ये सब में प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन में है कि हरित सल्फर जीवाणु और वायुवीय जीवाणु होते हैं। हरित सल्फर जीवाणु जो होते हैं वो और वायुवीय जीवाणु होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन का निर्माण नहीं करते हैं क्योंकि ये अवायुवीय जीवाणु होते हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश संश्लेषण को हम लोग अवायुवीय प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। जिस प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है उसे हम लोग अवायुवीय प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये अपचयन के स्रोत के रूप में जल का उपयोग नहीं करते हैं। ये अपचयन के स्रोत के रूप में जल का यूज नहीं करते हैं, अपितु हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं। ये हाइड्रोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो हाइड्रोजन सल्फाइड से। जबकि वायुवीय श्वसन में कहाँ से? तो जल से हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S टूट के हाइड्रोजन और सल्फाइड में 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 भाग हाइड्रोजन प्रकाश और एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस 6 भाग जल। हरित सल्फर जीवाणु में जीवाणुय फियोफाइटिन प्रकाश संश्लेषी वर्णक रूप में पाया जाता है। हरित सल्फर जीवाणु में जीवाणुय कौन सा? फियोफाइटिन प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में पाया जाता है। फियोफाइटिन याद रखना है, फियोफाइटिन प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में पाया जाता है। हरित सल्फर जीवाणु में जीवाणुय फियोफाइटिन प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में पाया जाता है। इसका उदाहरण है क्लोरोबियम निमिकोला। इसका उदाहरण है अवायुवीय प्रकाश संश्लेषण का हरित सल्फर जीवाणु का उदाहरण है क्लोरोबियम लिमिकोला। साइकस अनावृत बीजी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइकस जो है अनावृत बीजी होते हैं। नॉस्टॉक नीली हरित शैवाल व कारा हरित शैवाल है। ये सभी प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। साइकस के बारे में बोला गया तो ये अनावृत बीजी होते हैं। साइकस अनावृत बीजी होते हैं। नॉस्टॉक जो है नील हरित शैवाल व कारा हरित शैवाल है। ये सभी के सभी प्रकाश संश्लेषण के समय क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे? वायुवीय प्रकाश संश्लेषण। अब अगला क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन क्या है? तो दोहरा निषेचन में बताया गया कि युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। ठीक है, इसमें युग्मक का संलयन होता है और त्रिसंलयन। ठीक है, यह 2019 के व्याख्या में बताया गया है। इसमें दोहरा निषेचन में क्या होता है? तो दो नर युग्मकों का एक ही मादा युग्मक उद्भिद की दो भिन्न कोशिकाओं के मध्य संलयन को ही हम लोग दोहरा निषेचन कहते हैं। इसमें दोनों चरण क्या क्या है? पहला है कि संयुग्मन होता है और दूसरा त्रिसंलयन होता है। संयुग्मन में क्या होता है? तो सिंगैमी में एक नर युग्मक के अंड कोशिका से संयोजित करके द्विगुणित यानी 2n युग्मनज का निर्माण करने की प्रक्रिया को ही हम लोग संयुग्मन कहते हैं। और त्रिसंलयन में ट्रिपल फ्यूजन में दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक 2n के साथ मिलकर त्रिगुणित यानी 3n भ्रूणपोष केंद्रक के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग त्रिसंलयन या फिर त्रिसमेकन कहते हैं। ये उसका डायग्राम है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप शलभ की एक जाति के साथ ऐसा निकट संबंध दर्शाता है जिसमें कोई भी एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है? तो वो यक्का। निम्नलिखित में से कौन सा पादप शलभ की एक जाति है ऐसा निकट संबंध दर्शाता है जिसमें कोई भी एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है? तो वो है यक्का। तो इसके एक्सप्लेन में है कि यक्का ग्लोरियोसा प्रोनुबा यक्का नामक शलभ के संग अविकल्पी सोपकारिता संबंध दर्शाता है। शलभ यक्का के पुष्प के बिना अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। शलभ जो है यक्का के पुष्प के बिना अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यक्का पादप का शलभ के अलावा कोई अन्य परागणकर्ता पॉलिनेटर नहीं है, यानी इसके अलावा कोई और इसमें परागण नहीं करने में मदद नहीं करता है। मादा शलभ रात के समय यक्का के पुष्पों पर जाकर परागकणों को गेंद रूप में एकत्रित करता है। मादा शलभ क्या करता है? रात के समय यक्का के पुष्पों पर जाकर परागकणों को गेंद के रूप में
एकत्रित करता है। तत्पश्चात ये अंड विक्षेपण यानी ओविपोजिटर की सहायता से पुष्प के अंडाशय में पहले अंडे देते हैं। अंडाशय का तापमान प्रोनुबा के अंडों के विकास हेतु अनुकूल होता है तथा एक इंक्यूबेटर की तरह कार्य करता है। अंडे देने के बाद शलभ वर्तिकाग्र पर चढ़कर परागकण की गेंदों को वर्तिका की नलिका में धकेल देता है। तो इस प्रकार परागन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में शलभ के लार्वा अंडाशय भित्ति को भेदकर बाहर निकल आते हैं और कुछ बीजों का भक्षण करते हैं। अब इसका दूसरा है कि हाइड्रिला में जल द्वारा व वायुला में कीट परागन होता है। हाइड्रिला में किसके द्वारा? हाइड्रिला में जल द्वारा व वायुला में कीट परागन होता है। हाइड्रोला में किसके द्वारा? तो हाइड्रोला में जल द्वारा होता है, जबकि वायुला में कीट द्वारा परागन होता है। और केले में सामान्यतः अनिषेक जनन होता है, अतः उनमें परागन की क्रिया नहीं होती है। अनिषेक जनन का उदाहरण है केला, यानी कि इसमें परागन नहीं होती है। अगला है कि पराग कणों का बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारण किया जाता है? तो वह -196 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किया जाता है। पराग कणों को कई वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर संरक्षित किया जा सकता है। इन पराग कणों का पादप प्रजनन कार्यक्रम में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कोशिकाओं में स्फीति बनाए रखने के लिए जरूरी है? तो पोटेशियम। फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कोशिकाओं में स्फीति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो वो है पोटेशियम। तो दिए गए तत्व में से पोटेशियम कोशिकाओं में स्फीति दाब यानी टर्गर प्रेशर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। पोटेशियम प्रोटॉन पंप को नियमित कर रंध्र के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है। ये भी याद रखेंगे कि पोटेशियम जो है प्रोटॉन पंप को नियमित कर रंध्र के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन होगा कि रंध्र को खुलने व बंद होने में कौन सा तत्व मदद करता है? तो वो है पोटेशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल वर्णक का घटक। मैग्नीशियम क्या है? तो क्लोरोफिल वर्णक का घटक है। मैग्नीशियम क्या है? क्लोरोफिल वर्णक का घटक। ये हरे पादप की प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। मैग्नीशियम क्या करता है? हरे पादपों की प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। कैल्शियम कोशिका कला को चयनात्मक पारगम्यता प्रदान करता है। कैल्शियम क्या करता है? कोशिका कला को चयनात्मक पारगम्यता प्रदान करता है। उपरोक्त सभी तत्व पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आवश्यक तत्व है। उपरोक्त सभी तत्व जितने भी हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आवश्यक तत्व है। सोडियम कला पारगम्यता में प्रमुख भूमिका निभाता है। सोडियम क्या करता है? कला पारगम्यता में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह एक अनावश्यक तत्व है। बाकी पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है जरूरी तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन में NAD+ की क्या भूमिका है? तो यह क्या करता है? यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। कोशिकीय श्वसन में NAD+ की क्या भूमिका है? तो यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। कोशिकीय श्वसन में NAD+ की क्या भूमिका है? तो यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। तो NAD+ कोशिकीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। NAD+ जो है कोशिकीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। NAD ऑक्सीकरण कारक के रूप में कार्य करता है। NAD जो है ऑक्सीकरण कारक के रूप में कार्य करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और उसे आगे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS में स्थानांतरित करता है। फलस्वरूप 3 भाग ATPNO का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप कितने भाग ATPNO का निर्माण होता है? तो 3 भाग ATPNO का निर्माण होता है। पादप द्वारा लौह का अवशोषण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो फेरिक के रूप में होता है। पादप जो है पेड़ पौधा जो है लोहा किस रूप में एब्जॉर्ब करता है? तो फेरिक के रूप में एब्जॉर्ब करता है। NCERT के अनुसार कहना है कि फेरिक यानी जिसको Fe3+ बोलते हैं हम लोग के रूप में ग्रहण करता है। हालांकि अम्लीय मृदा वाले पादप लौह को फेरस Fe2+ व फेरिक दोनों के रूप में ग्रहण करता है। जैसे अम्लीय मृदा वाले जो पादप होते हैं वो लौह को किस रूप में एब्जॉर्ब करते हैं? वो नॉर्मली तो फेरस यानी कि Fe2+ व फेरिक दोनों के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के वाहक का कार्य करने वाले प्रोटीन जैसे कि फेरोडॉक्सिन व साइटोक्रोम के मुख्य घटक होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के वाहक का कार्य करने वाले प्रोटीन जैसे कि फेरोडॉक्सिन व साइटोक्रोम का मुख्य घटक होता है। ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में उत्क्रमणीय रूप से Fe2+ से Fe3+ में ऑक्सीकृत होता है। ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में कैसे चेंज होता है? Fe2+ से क्या चीज़ में? Fe3+ में चेंज हो जाता है। यह केटालेज एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य करता है। यह केटालेज एंजाइम को आयरन जो क्या करता है? केटालेज एंजाइम को
सक्रिय करने का कार्य करता है। यह क्लोरोफिल निर्माण हेतु भी जरूरी होता है। यह क्लोरोफिल निर्माण हेतु भी जरूरी होता है आयरन। अगला क्वेश्चन है कि मानव लसिकानु में डीएनए के एक टुकड़े के निवेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है? तो वो रेट्रोवायरस, जिसको हम लोग पश्च वायरस बोलते हैं। फिर से, मानव लसिकानु में डीएनए के एक टुकड़े के निवेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर यूज होता है? तो वो होता है रेट्रोवायरस यानी पश्च वायरस। सामान्यतः रेट्रोवायरस, जिसको हम लोग पश्च विषाणु बोलते हैं, का उपयोग मानव लसिकानु में डीएनए के टुकड़े के निवेशन के लिए वाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। सामान्यतः रेट्रोवायरस यानी पश्च विषाणु का उपयोग जो है मानव लसिकानु में डीएनए के टुकड़े के निवेशन के लिए यूज किया जाता है। इनका उपयोग जीन उपचार में विकृत जीन को वांछित क्रियात्मक जीन से बदलने हेतु वाहक के रूप में किया जाता है। इनका उपयोग जो है जीन उपचार में विकृत जीन को वांछित क्रियात्मक जीन से बदलने हेतु वाहक के रूप में किया जाता है। उदाहरण, गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता रोग, सर्ब्ड कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज या फिर शॉर्ट में SCID। एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित एक जीन जो एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज के संश्लेषण हेतु उत्तरदायी होता है। एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित एक जीन जो क्या होता है, एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज के संश्लेषण हेतु उत्तरदायी होता है, में उत्परिवर्तन के कारण होता है ये रोग, SCID रोग। इसके उपचार हेतु जीन उपचार में रोगी के जो अस्थि मज्जा से लसिकानु को पृथक कर उनका संवर्धन पहले किया जाता है। तत्पश्चात उनमें सामान्य क्रियाशील ADA, नॉर्मल ADA या फिर cDNA की रेट्रोवायरस वाहक के हेल्प से फिर लसिकानु में स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसके अस्थि मज्जा में अंतक्षेपित कर दिया जाता है। लेम्डा फेज क्या है? तो लेम्डा फेज के द्वारा 23 kb लंबाई के डीएनए के टुकड़ों को क्लोनिंग किया जाता है। लेम्डा फेज का क्या यूज है? तो लेम्डा फेज के द्वारा 23 kb लंबाई के डीएनए के टुकड़ों की क्लोनिंग की जाती है। TI प्लाज्मिड का क्या उपयोग है? तो TI प्लाज्मिड का उपयोग पादप हेतु किया जाता है। TI प्लाज्मिड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पादप के लिए किया जाता है। PBr 322 का यूज क्या है? यह एक कृत्रिम क्लोनिंग वाहक है। यह एक कृत्रिम क्लोनिंग वाहक है जिसका प्रयोग मुख्यतः जीवाणु हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी और संगठनों द्वारा किसी देश या उसके लोगों की बिना अनुज्ञप्ति के जैव संसाधन के उपयोग को क्या कहते हैं? तो उसे बायोपायरेसी कहते हैं, यानी जैव दस्युता कहते हैं। बायोपायरेसी यानी जैव दस्युता का मतलब हुआ कि बहुराष्ट्रीय कंपनी और अन्य संगठनों द्वारा किसी देश या उसके लोगों की बिना अनुज्ञप्ति यानी बिना परमिशन एवं उचित भुगतान के जैव संसाधन का उपयोग करना जैव उल्लंघन का संबंध निषेध अधिनियम यानी प्रोहिबिटेड एक्ट की दफा से है, जिसके तहत जैव एकस्प या बायो पेटेंट धारक की अनुमति के बिना पेटेंट से संबंधित आविष्कार करना प्रतिबंध होता है। जैव शोषण से तात्पर्य किसी देश की अनुमति के बिना वहाँ के जैव संसाधन के अनुचित उपयोग व लाभ प्राप्त करने से है। कार्बनिक पदार्थ के जीवाणु, कवक आदि द्वारा जैविक निम्नीकरण को जैव अपघटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुवांशिक रूपांतरित जीवों के परिवर्तन के बारे में सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए भारत में कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो इसके लिए अनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति उत्तरदायी है। फिर से, सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुवांशिक रूपांतरित जीवों के परिवर्तन के बारे में सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए भारत में कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति उत्तरदायी है इसके लिए। अनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति GEAC भारत में सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुवांशिक रूपांतरित जीवों के परिवर्तन के बारे में सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होती है। GEAC पर्यावरण व वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। GEAC किसके अंदर आता है? तो पर्यावरण व वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जबकि अनुवांशिक परिचालन अनुसंधान समिति RCGM जैव प्रौद्योगिक विभाग के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत का सबसे बड़ा शोध व विकास संगठन है। अगला क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा भी गया है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR में चरणों का सही क्रम क्या है? तो पहले विकृतीकरण होता है, फिर अनिलन, उसके बाद विस्तारण। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR में चरणों का सही क्रम क्या क्या है? पहले विकृतीकरण होता है,
फिर अनिलन होता है, उसके बाद विस्तरण होता है। व्याख्या में बताया गया है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर में निम्न 3 मुख्य चरण होते हैं। एक विकृतीकरण, दूसरा तापानुशील व विस्तरण। तो विकृतीकरण चरण में डीएनए को उच्च तापमान, विकृतीकरण में क्या होता है, पहले डीएनए को हाई टेम्परेचर पे लगभग 94 डिग्री सेल्सियस से 96 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे उनकी दोनों जो श्रृंखलाएं हो जाती है डीएनए की डबल हेलिक्स, वो दोनों को दोनों अलग हो जाते हैं इतना गर्म करने के बाद। फिर अगले चरण तापानुशीलन यानी एनिलिंग में 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर प्रत्येक टेम्पलेट डीएनए श्रृंखला पर बंध जाते हैं, और यह कार्य निम्न तापमान और यह टेम्परेचर, ये काम क्या होता है, लो टेम्परेचर पे होता है, यानी लगभग 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर संपन्न किया जाता है। फिर अंतिम चरण में क्या होता है, अंतिम चरण में विस्तरण, टीएक्यू डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर के बीच स्थान पर डीएनए का संश्लेषण डीएनटीपी ऑक्सीन्यूक्लियोसाइड्स डाइफॉस्फेट व मैग्नीशियम आयन की सहायता से करता है। अगला क्वेश्चन, इसमें से सही सुमेल कौन है, तो राइजोबाइम यानी राइबोजाइम न्यूक्लिक अम्ल, राइबोजाइम क्या, न्यूक्लिक अम्ल यानी राइबोजाइम एंजाइम का कार्य करने वाला आरएनए अणु है। राइबोजाइम क्या है, एंजाइम का कार्य करने वाला एक आरएनए अणु है। ये विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करती है। यह जो है विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने में सक्षम है, अतः ये एंजाइम का कार्य करने वाला न्यूक्लिक अम्ल है। ये एंजाइम का कार्य करने वाला न्यूक्लिक अम्ल है। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि यानी कि ऐसा एंजाइम जो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में कार्य करता है, या फिर ऐसा न्यूक्लिक अम्ल जो एंजाइम के रूप में कार्य करता है, तो वो एक ही है, वो है राइबोजाइम। अब अगला ऑप्शन का व्याख्या है कि टी.एच. मॉर्गन को प्रायोगिक आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। प्रायोगिक आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है, प्रैक्टिकल आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है, तो टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। टी.एच. मॉर्गन को प्रायोगिक आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। टी.एच. मॉर्गन को प्रायोगिक आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। उन्होंने सहलगनता, पारगमन, सहलगनता मानचित्र आदि प्रकार किया। अब अगला है, द्विसंकर क्रॉस में 2 युग्म विकल्पी जोड़ों के मध्य संकरण कराया जाता है। द्विसंकर क्रॉस में क्या होता है, 2 युग्म विकल्पी जोड़ों के मध्य संकरण कराया जाता है। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। मेंडल ने वंशागति के नियम प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन, एक विदेशी कंपनी द्वारा 2019 में, ये क्वेश्चन का व्याख्या है कि एक विदेशी कंपनी द्वारा चावल की एक नई किस्म को पेटेंट एकस्व किया गया था, यद्यपि ऐसी किस्में भारत में लंबे समय से विद्यमान है। यह किससे संबंधित है, तो यह है बासमती से संबंधित। सन 1997 में अमेरिकी कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र पेटेंट एवं ट्रेडमार्क ऑफिस यूएसपीटीओ के द्वारा बासमती चावल का एकस्व पेटेंट अधिकार प्राप्त कर लिया था। बासमती की यह नई किस्म भारतीय किसान के चावल की किस्म के उपयोग द्वारा विकसित की गई थी। इस नई किस्म को भारतीय बासमती व फिर अर्धबोनी किस्म के बीच संकरण द्वारा विकसित किया गया था। लेरमा रोजो व सरबती सोनोरा गेहूं की उच्च उत्पादकता वाले किस्म है। लेरमा रोजो व सरबती सोनारा क्या है, तो ये गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली किस्म है। और CO 667 क्या है, ये सोयाबीन की किस्म है। CO 667 क्या है, ये सोयाबीन की किस्म है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप में सुमेलित है। मटर में मंड संश्लेषण जो है बहुविकल्पी होता है, ये गलत है। इसका सही है कि XO प्रकार का लिंग निर्धारण टिड्डा में होता है। तो टिड्डा में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, XO प्रकार का होता है। ABO रक्त समूह सहप्रभाविता दर्शाता है। हाँ, ABO रक्त समूह सहप्रभाविता को दर्शाता है। और TH मॉर्गन सहलगनता बताया था। अब आगे क्वेश्चन, इसी में व्याख्या किया गया है कि मटर में स्टार्च का संश्लेषण बहुप्रभावी जीन का उदाहरण है। मटर में स्टार्च का संश्लेषण किस चीज़ का उदाहरण है, बहुप्रभावी जीन का उदाहरण है। वे जीन्स जो एक से अधिक गुणों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं उसे हम लोग बहुप्रभावी जीन्स कहते हैं। वे जीन जो एक से अधिक गुणों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुप्रभावी जीन्स कहते हैं। मटर में स्टार्च संश्लेषण के 2 युग्म विकल्पी कैपिटल बी व स्मॉल बी उपस्थित होते हैं। मटर में स्टार्च संश्लेषण के कितने, 2 युग्म विकल्पी कैपिटल बी व स्मॉल बी उपस्थित होते हैं। कैपिटल बी जीन प्रारूप में बड़े स्टार्च के दाने एवं गोल बीज विकसित होते हैं।
कैपिटल बी जीन प्रारूप में बड़े स्टार्च के दाने एवं गोल बीज विकसित होते हैं, जबकि स्मॉल बी संयुग्मजीय स्थिति में छोटे स्टार्च दाने एवं झुर्रीदार बीज विकसित होते हैं। और इसका जो मीडियम होता है कैपिटल बी और स्मॉल बी विषमयुग्मजीय स्थिति में कैपिटल बी प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण गोल बीज उत्पन्न होते हैं, किंतु मध्यम आकार के दोनों विकसित होते हैं, जो अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, सही कथन को चुनिए। इसमें सही कथन कह रहा है कि पुनेट वर्ग एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। ये 2021 में पूछा भी गया था। पुनेट वर्ग एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। पुनेट वर्ग किसके द्वारा? एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। पुनेट चौखाना एक चेकर बोर्ड है जो दो जीवों के बीच संकरण के परिणाम को प्रदर्शित करता है। इनका विचार रेगनॉल्ड पुनेट वर्ग, किसने? रेगनॉल्ड पुनेट वर्ग द्वारा 1927 में दिया गया। ये संततियों के जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप दोनों का वर्णन करता है। ये संततियों के जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप दोनों का वर्णन करता है। और फ्रैंकलिन स्टाल व मैथ्यू मेसेल्सन ने डीएनए के अर्धसंरक्षी द्विगुणन को स्थापित किया था। क्वेश्चन, डीएनए के अर्धसंरक्षी द्विगुणन को किसने सत्यापित किया था? तो फ्रैंकलिन स्टाल व मैथ्यू मेसेल्सन ने। तो फ्रैंकलिन स्टाल व मैथ्यू मेसेल्सन ने डीएनए के अर्धसंरक्षी द्विगुणन को सत्यापित किया था। स्प्लाइसियोसोम का निर्माण पश्च अनुलेखन परिवर्तन के समय सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में होती है। स्प्लाइसियोसोम का निर्माण पश्च अनुलेखन परिवर्तन के समय सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में होता है। स्प्लाइसियोम एक जटिल प्रकार की राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है। स्प्लाइसियोम जो है एक जटिल प्रकार की राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है। ये स्प्लाइसियोम इंट्रॉन को काटकर वो एक्सॉन को आपस में जोड़कर इसे कार्यात्मक एमआरएनए में बदल देते हैं। पारगमन, ट्रांसडक्शन क्या होता है? जीवाणुओं में लैंगिक जनन की एक विधि है। पारगमन क्या है? जीवाणुओं में एक लैंगिक जनन की विधि है। इसके अंतर्गत विषाणुओं के द्वारा बाह्य जीन का जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश कराया जाता है। इसकी खोज जिंडर व उसके शिक्षक लेडरबर्ग ने 1952 में साल्मोनेला टाइफिमोरियम में की थी। फिर से क्वेश्चन, पारगमन के बारे में क्या कह रहा है? पारगमन जीवाणुओं में लैंगिक जनन की एक विधि है। पारगमन क्या है? जीवाणु में एक लैंगिक जनन की विधि है। इसके अंतर्गत विषाणु के द्वारा बाह्य जीन का जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। और फिर इसकी खोज किसने की थी? पारगमन की खोज जिंडर व उसके शिक्षक जो थे लेडरबर्ग ने 1952 में किस पे किया था? साल्मोनेला टाइफिमोरियम में की थी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिकृति का प्रायोगिक परिमाण सबसे पहले किसने दिया था? किसमें दिया गया था? तो जीवाणु में। डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिकृति का प्रायोगिक परिमाण सबसे पहले किसमें दिया गया था? किसमें दर्शाया गया था? तो वह जीवाणु में दर्शाया गया था। डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण सबसे पहले किसमें दर्शाया गया था? तो जीवाणु में दर्शाया गया था। यहाँ एक्सप्लेन में है कि डीएनए के अर्धसंरक्षी द्विगुणन का पहला प्रयोग प्रमाण मेसेल्सन व स्टाल ने ई कोलाई जीवाणु में प्रस्तुत किया था। तो इसमें याद रखना है कि अर्धसंरक्षी द्विगुणन का पहला प्रायोगिक प्रमाण किसके द्वारा दिया गया? तो वह है मेसेल्सन व स्टाल। किसमें दिया गया था? ई कोलाई जीवाणु में प्रस्तुत किया गया था। किसमें? ई कोलाई जीवाणु में प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या गया था कि एक नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक लिया गया था N15 और N14 का प्रथम। तो इसमें अलग अलग N14 और N15 के रूप में प्राप्त हुआ। तो डीएनए के अर्धसंरक्षी द्विगुणन को सत्यापित करने हेतु मेसेल्सन व स्टाल का प्रयोग यहाँ पे दिया गया है। तो द्विगुणन की इस विधि में एक पैतृक डीएनए रज्जुक संरक्षित रहता है, जबकि दूसरी रज्जुक का नया निर्माण होता है। तो अपने इस प्रयोग के लिए मेसेल्सन व स्टाल ने भारी नाइट्रोजन N15 समस्थानिक का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प होता है? तो वह है बांस स्पीसीज। बांस स्पीसीज में उसके जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प होता है। निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प होता है? तो वह है बांस स्पीसीज में उसके जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प होता है। तो बोल सकते हैं बांस का पेड़ बहुवर्षीय व एक फलनीय होता है। इनके जीवन काल में पुष्पन सिर्फ एक बार यानी 50 से 100 वर्ष के बाद ही होता है। ये बड़ी संख्या में फल उत्पन्न करते हैं और मर जाते हैं। बाकी आम, कटहल व पपीता बहुफलनीय पादप अर्थात वे एक निश्चित अंतराल में अनेक बार पुष्पन उत्पन्न करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ऑफसेट्स किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ऑफसेट्स किसके द्वारा उत्पादित होता है? सूत्री विभाजन द्वारा। ऑफसेट किसके द्वारा? सूत्री विभाजन द्वारा। एक्सप्लेन में बताया गया भूअस्तारी, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑफसेट बोला जाता है, का निर्माण सूत्रीय विभाजन के द्वारा होता है। ये जलोद्भिद होते हैं। क्या होते हैं? जलोद्भिद होते हैं। इनकी पर्वसंधियों से पत्तियों का एक गुच्छा निकलता है तथा नीचे जड़ों का एक समूह पाया जाता है जो टूटकर नया पादप बनाता है। उदाहरण ऐसा किस में देखने को मिलता है? तो जलकुंभी में। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में ही पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ किस में पाया जाता है? सिर्फ जनन कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ किस में पाया जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ जनन कोशिकाओं में ही पाया जाता है। बीज रहित फल के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। बीज रहित फल यानी कि बिना बीज के फल को क्या कहते हैं? अनिषेक, यानी बीज रहित फल के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। और अनिषेक जनन किसे कहते हैं? अनिषेक जनन में बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण का विकास होता है। अनिषेक जनन में क्या होता है? बिना निषेचन के ही मादा अंडे से भ्रूण का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार की अगुणित भ्रूण बंधे होते हैं। इस प्रकार के अगुणित भ्रूण क्या होते हैं? बंद होते हैं। और ये रहा अपस्थानिक जड़े का नीचे चित्र बताया गया है। ये जलकुंभी यानी आइकोर्निया का भूअस्तारी तना। इसका तना जड़ कैसा होता है? भूअस्तारी होता है। अगला है सही सुमेल कीजिए। इसमें सही क्या है? यानी कि फ्रैंकोस जैकब व जैक्वे मोनार्ड ने लैकोपेरन की खोज की थी। लैकोपेरन के बारे में बताया था। अब इसका व्याख्या देखते हैं। लैकोपेरन की खोज फ्रैंकोस जैकब व जैकस मोनार्ड ने सन 1916 में की थी। लैकोपेरन की खोज किसने की थी? फ्रैंकोस जैकब व जैक्स मोनार्ड ने सन 1916 में की थी। लैकोपेरन की खोज किसने की थी? फ्रैंकोइस जैकब व जैक्स मोनार्ड ने सन 1916 में की थी। ओपेरॉन डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ का वह भाग है जो एक इकाई के रूप में कार्य करता है। ओपेरॉन डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ का वह भाग है जो एक इकाई के रूप में कार्य करता है। यह एक या अधिक संरचनात्मक जीन, ओपेरॉन, जीन प्रमोटर और रेगुलेटर जीन, रिप्रेसर जीन व इंड्यूसर जीन का बना होता है। मैथ्यू मेसेल्सन व एफ स्टाल ने ई कोलाई में डीएनए के अर्धसंरक्षी द्विगुणन की क्रियाविधि की खोज की थी। मैथ्यू मेसेल्सन व एफ स्टाल ने ई कोलाई में डीएनए के अर्धसंरक्षी द्विगुणन की क्रियाविधि की खोज की थी। अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज ने T2 जीवाणुभोजी द्वारा ई कोलाई को संक्रमित कर डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने का पता लगाया था। अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज ने T2 जीवाणुभोजी द्वारा ई कोलाई को संक्रमित कर डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने का पता लगाया था। एलेक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की सन 1984 में खोज की थी। क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज किसने की थी? एलेक जेफरी ने। कब की थी? 1984 में। इस विधि के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पराग को जीवाश्म के रूप में परिरक्षित करने में सहायक साबित हुआ? तो वो है स्पोरोपोलिन। यानी कि पराग कण का जो ऊपरी परत होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है। यही कारण है कि पराग कण बहुत दिन तक जीवित रहता है। इसका व्याख्यान, स्पोरोपोलिन पराग को जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित करने में सहायक सिद्ध हुआ है। पराग कण का आवरण स्पोरोडर्म 2 परत, एगो बाह्यचोल एक्साइन, एगो अंतःचोल इंटाइन का बना होता है। बाह्यचोल में उच्च प्रतिरोध व सीए पदार्थ स्पोरोपोलिन में उपस्थित होता है। क्वेश्चन होगा, पराग कण का बाह्यचोल क्या चीज़ से बना होता है? तो स्पोरोपोलिन का बना होता है। इसके बारे में क्या याद रखना है स्पोरोपोलिन के बारे में? कि यह किसी एंजाइम द्वारा विघटित नहीं होता है। इस पर उच्च तापमान, सांद्र अम्ल या क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी बहुत मजबूत होता है। ये रहा पराग कण का चित्र। प्रकार, ये पराग कणों को वर्षों तक जीवाश्म के रूप में संरक्षित रखने में सक्षम होता है। क्वेश्चन होगा कि पराग कण जो बहुत दिन तक जीवित जीवाश्म के रूप में रहता है, किसके कारण? क्योंकि इसका जो ऊपरी परत होता है क्या चीज़ का बना होता है? स्पोरोपोलिन का बना होता है। आगे बताया गया है कि कुछ कीट परागित पराग कणों के बाह्यचोल के ऊपर पेलन कीट, पीला, गाढ़ा, चिपचिपा व तैलीय पदार्थ उपस्थित होता है, जिसे हम लोग पराग कीट, पोलन कीट कहते हैं। पराग कण अंतःचोल पैक्टिन व सेलुलोज का बना होता है। एक चीज़ और याद रखेंगे, पराग कण का अंतःचोल क्या चीज़ का बना होता है? तो वो पैक्टिन व सेलुलोज का बना होता है। पराग कण का अंतःचोल क्या चीज़ का बना होता है? पैक्टिन व सेलुलोज का। अगला है, नेटिलिटी से क्या मतलब है?
नेटिलिटी का क्या अभिप्राय है? तो नेटिलिटी से यानी कि नेटिलिटी का अभिप्राय हुआ जन्म दर। हाँ, नेटिलिटी का अभिप्राय जन्म दर से है। किसी समष्टि में नए जीवों के उत्पन्न होने की दर को ही हम लोग जन्म दर कहते हैं। और मोर्टिलिटी को क्या कहते हैं? मोर्टिलिटी को मृत्यु दर कहते हैं। यह किसी समष्टि में इकाई समय में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है। मृत्यु दर क्या होती है? किसी समष्टि में इकाई समय में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है। प्रजाति के वे जीव जो दिए समय में किसी अन्य स्थान से नए स्थान में आकर आवास करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? अप्रवासिक कहलाते हैं। तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? आप्रवासन कहलाता है। उत्प्रवासन इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वह प्रक्रिया है जिसमें प्रजाति के जीव अपने आवास को छोड़कर कहीं और चले जाए, तो उसको हम लोग उत्प्रवासन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को O3 विघटन को नियंत्रित करने हेतु मनाया जाता है, यानी ओजोन को भी नियंत्रित करने के लिए मनाया जाता है। ओजोन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गैस की तरह एक परत है। ओजोन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गैस की तरह एक परत है जो सूर्य के हानिकारक यूवी किरण से पृथ्वी पर स्थित जीवन की रक्षा करती है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे, जबकि सिविल सर्विस डे व नेशनल येलो बैट डे मनाया जाता है। 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? तो ओजोन जो है यह द्वितीयक प्रदूषक है, जबकि SO2 प्राथमिक हुआ, CO2 प्राथमिक हुआ और CO भी प्राथमिक हुआ। क्योंकि इसके बाद जब ये जैसे SO2 जब जल से अभिक्रिया कराता है तो यह द्वितीयक बनाता है, यानी H2SO4, और CO2 बाइकार्बोनेट यानी H2CO3 बनाता है, तो वो सब द्वितीयक होगा। लेकिन यहाँ पे SO2 क्या है? प्राथमिक, CO2 प्राथमिक, CO प्राथमिक, जबकि ओजोन जो है यह द्वितीयक प्रदूषक है। अब इसका व्याख्या है कि ओजोन यानी O3 द्वितीयक प्रदूषक है, चूँकि इनका निर्माण प्राथमिक प्रदूषक के मध्य पारस्परिक क्रिया से हुआ है। दूसरी ओर SO2 के बारे में बोल रहा है कि SO2 प्राथमिक प्रदूषक है। यह वातावरण में जिस रूप में उत्सर्जित होता है उसी रूप में बना रहता है। यह वातावरण में जिस रूप में उत्पन्न होता है उसी रूप में बना रहता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्या करें? कार्बन मोनोऑक्साइड गुणात्मक प्रदूषक है। ये एक निश्चित मात्रा से अधिक की उपस्थिति पर ही का कार्य करता है। CO2 मात्रात्मक एवं प्राथमिक प्रदूषक दोनों है। CO2 जो है मात्रात्मक एवं प्राथमिक प्रदूषक दोनों है। निकेत क्या है? निकेत एक जीव द्वारा निभाई गई कार्यात्मक भूमिका जहाँ वह रहता है। निकेत क्या है? तो एक जीव द्वारा निभाई गई कार्यात्मक भूमिका जहाँ पर वह रहता है। निकेत आवास यानी हैबिटेट का वह पारिस्थितिक घटक है जो किसी जीव द्वारा निभाई जाने वाली कार्यात्मक भूमिका को दर्शाता है। एक जीव अपने जीवन काल के विभिन्न चरणों में एक या अधिक निकेतों में वास कर सकता है। निम्नलिखित आंकड़ों में से किस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड प्राप्त होगा? इसका पिरामिड बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ बोल रहा है द्वितीयक उपभोक्ता 120 ग्राम, प्राथमिक उपभोक्ता 60 ग्राम, प्राथमिक उत्पादक 10 ग्राम। तो इसका पिरामिड कैसा? तो कह रहा उल्टा पिरामिड। तो कैसे बनेगा उल्टा पिरामिड? जैसे कि नीचे से हम लोग लेंगे प्राथमिक उत्पाद, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसमें हम देख रहे हैं कि प्राथमिक उत्पाद को कौन प्राथमिक उपभोक्ता का है, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक, इसमें क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और ये उल्टा पिरामिड बन गया, इसीलिए जैव भार का उल्टा पिरामिड बना। तो इसका एक्सप्लेन देखते हैं। दिए गए आंकड़ों से जैव भार का उल्टा पिरामिड प्राप्त हुआ। जैव भार द्वितीय उपभोक्ता 120 ग्राम से प्राथमिक उपभोक्ता 60 ग्राम से प्राथमिक उपभोक्ता 10 ग्राम तक निम्नतर घटता जा रहा है, नीचे घटता जा रहा है। इसी जैव भार का सीधा पिरामिड प्राप्त नहीं हो सकता, ये उल्टा है। आंकड़े जैव भार के रूप में दिए गए हैं, अतः यहाँ संख्या का ऊर्जा का पिरामिड प्राप्त नहीं हो सकता है। ये किस रूप में है? जैव भार दिया है, यानी एनर्जी की बात नहीं है, ठीक है, नहीं तो एनर्जी का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड होता। तो इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पे संख्या के बारे में बड़ा, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। एक चीज़ और है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन, समताप मंडल में ओजोन के विकृतीकरण और आणविक ऑक्सीजन की विमुक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो वो क्लोरीन करता है। क्वेश्चन, समताप मंडल में ओजोन के विकृतीकरण और आणविक ऑक्सीजन की विमुक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो क्लोरीन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
कैसे? तो एक्सप्लेन में बताया गया है कि समताप मंडल में क्लोरीन ओजोन के विघटन द्वारा आणविक ऑक्सीजन की विमुक्ति में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। समताप मंडल में क्लोरीन जो है ओजोन के विघटन द्वारा आणविक ऑक्सीजन की विमुक्ति में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा यूवी किरणों के प्रभाव से उत्सर्जित होता है। क्लोरीन ओजोन के संग एक श्रृंखला अभिक्रिया करके उसे O2 में परिवर्तित कर देता है। क्लोरीन जो है ओजोन को क्या चीज़ में तोड़ देता है? O2 में चेंज कर देता है। एक सक्रिय क्लोरीन यानी रेडिकल वाला जो क्लोरीन होता है 1 माह में 5000 ओजोन अणु को तोड़ सकता है। जैसे कि CFCl3 जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, CFCl3 यूवी किरण की मदद से CFCl2 और एक यानी क्लोरीन रेडिकल प्राप्त होता है। फिर अगला रिएक्शन बताया CFCl2, फिर अगला क्लोरीन रेडिकल रिलीज हुआ दूसरा रिएक्शन में भी वही जो रेडिकल प्राप्त होता है वो ओजोन से रिएक्शन करके यानी ओजोन को क्या चीज़ में तोड़ यानी ऑक्सीजन और O2 में तोड़ देता है और ClO और O3 फिर आगे यही प्रक्रिया रहता है। इसके बारे में आगे बताया कि लो कार्बन ऑक्सीजन ओजोन अपघटक पदार्थ नहीं है, ये सब ओजोन अपघटक पदार्थ नहीं है, तो सिर्फ क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है कि शर्करा के दो अभिलाक्षणिक कार्यात्मक समूह कौन से हैं? शर्करा के दो अभिलाक्षणिक कार्यात्मक समूह कौन से हैं? तो वह है कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। शर्करा के दो अभिलाक्षणिक कार्यात्मक समूह कौन कौन से हैं? एक कार्बोनिल, दूसरा हाइड्रोक्सिल। शर्करा जो है रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट है। शर्करा जो है रासायनिक रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोस, कीटोस अथवा उनके संघनित पदार्थ हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोस रूप में हो सकता है, कीटोस या उनके संघनित पदार्थ होते हैं। एल्डोस में अंतिम सिरे पे क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, जबकि कीटोस में आंतरिक कीटोन होता है। अतः शर्करा में दो अभिलाक्षणिक कार्यात्मक समूह हो सकता है, एक कार्बोनिल व हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व केंद्रकी नहीं है? तो सैक्रोमाइसिस जो है एक पूर्व केंद्रकी नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में से सैक्रोमाइसिस कवक सुकेंद्रकीय है। दिए गए विकल्प में से सैक्रोमाइसिस कवक क्या है? सुकेंद्रकीय है। इनमें विकसित केंद्रक व अन्य कोशिकीय अंग पाए जाते हैं। इनमें विकसित केंद्रक व अन्य कोशिकीय अंग पाए जाते हैं। नॉस्टॉक व ऑसिलेटोरिया साइनोबैक्टीरिया व माइक्रोबैक्टीरियम वास्तविक जीवाणु है। नॉस्टॉक व ऑसिलेटोरिया साइनोबैक्टीरिया व माइकोबैक्टीरियम वास्तविक जीवाणु है, जबकि साइनोबैक्टीरिया व जीवाणु प्राक कोशिका है चूंकि उनमें केंद्रक के अलावा द्विझिल्ली तथा विकसित कोशिकाओं का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है कि गोल्जी सम्मिश्र किस में भाग लेता है? तो गोल्जी सम्मिश्र स्रावी पुटिकाओं के बनने में भाग लेता है। गोल्जी सम्मिश्र किस में भाग लेता है? तो गोल्जी सम्मिश्र स्रावी पुटिकाओं के बनने में भाग लेता है। गोल्जी सम्मिश्र स्रावी पुटिकाओं के निर्माण में भाग लेते हैं। गोल्जी सम्मिश्र जो है स्रावी पुटिकाओं के निर्माण में भाग लेते हैं। यह सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिकीय संरचना, यह सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिकीय संरचना है। इसके 4 भाग होते हैं। तो गोल्जी सम्मिश्र के 4 भाग कौन कौन होते हैं? सिस्टर्नी, नलिका पुटिका व धानी। सिस्टर्नी की निर्माणकारी सतह पर अंतःप्रद्रवीय जालिका से पुटिका ग्रहण करता है। इसके घटक विभिन्न सिस्टर्नी के द्वारा पुटिकाओं में बंद होकर परिपक्वन सतह पर पहुंचकर अपने स्राव का श्रवण करते हैं। जीवाणु में शोषण मिसोसोम के द्वारा संपन्न होता है। जीवाणु में शोषण किसके द्वारा संपन्न होता है? तो जीवाणु में शोषण मिसोसोम के द्वारा संपन्न होता है। वसा अम्ल का विघटन पेरोक्सिसोम व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा अम्ल का विघटन पेरोक्सिसोम व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अमीनो अम्ल का सक्रियण प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य चरण है। अमीनो अम्ल का सक्रियण प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य चरण जो जीव द्रव्य में होता है। इस प्रक्रिया से अमीनो अम्ल क्या चीज से बन जाते हैं? टीआरएनए से बन जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है? तो NADH जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में NADPH ATP व ऑक्सीजन का निर्माण करता है, तो इसीलिए NADH यहाँ पे नहीं है। तो ये कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में सिर्फ NADH ATP व ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन जल के प्रकाशीय विघटन से निर्मित होती है। ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है? तो यह जल के टूटने से रिलीज होता है। ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है? जल के टूटने से। अगला क्वेश्चन है केंद्रिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह राइबोसोमल RNA संश्लेषण का क्रियाशील स्थल है। केंद्रिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह राइबोसोमल RNA संश्लेषण का क्रियाशील स्थल है केंद्रिका। एक्सप्लेन में बताया गया है कि केंद्रिका केंद्र में अंदर उपस्थित नगन
गोलाकार या आंशिक अनियमित संरचना होती है। केंद्रिका केंद्रक में अंदर उपस्थित नगन गोलाकार या आंशिक अनियमित संरचना होती है। ये झिल्ली रहित संरचना व जिसके संगठन पदार्थ केंद्रक द्रव में सीधे संबंधित होते हैं। यह राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण का क्रियाशील स्थल है। यह जो है राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण का क्रियाशील स्थल है। सूक्ष्म नलिकाएं जिसको माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं तर्कु बनाने में भाग लेती है। माइटोकॉन्ड्रिया धानी व लवक आदि झिल्ली युक्त कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया जो है धानी व लवक आदि झिल्ली युक्त कोशिकांग है। विभाजित होती कोशिकाओं में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और ये बताया गया है केंद्रिका की संरचना। अगला है रंध्रों की गतिशीलता किससे प्रभावित नहीं होती, तो O2 की सांद्रता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी प्रकाश से, तापमान से, CO2 सांद्रता से। इसका व्याख्या है कि रंध्रों की गतिशीलता पर ऑक्सीजन सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रंध्र छोटे छिद्र होते हैं जो पत्तियों की सतह व अन्य कोमल वायुवीय अंगों पर उपस्थित होते हैं। यह गैसीय आदान प्रदान व वाष्पोत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाती है। रंध्रों की गतिशीलता प्रकाश, तापमान, CO2 सांद्रता ये सब पे प्रभावित होती है। ज़्यादातर पादप में रंध्र जो है वो दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद होते हैं। अगला क्वेश्चन, युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रवस्था में प्रारंभ होता है, तो युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रवस्था में प्रारंभ होता है, तो वह द्विपट प्रवस्था में प्रारंभ होता है। तो युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण द्विपट प्रवस्था में आरंभ होता है। इस अवस्था में सिनेप्टोनोमल सम्मिश्र यानी सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का विघटन प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, किस अवस्था में सिनेप्टोनेमल सम्मिश्र का विघटन होता है, तो यह द्विपट अवस्था में ही होता है। इसमें पुनर्संयोजित समजातीय गुणसूत्र के युगल द्विलक जीन विनिमय स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थानों से अलग हो जाते हैं। युग्मपट सूत्री विभाजन की पूर्वावस्था 1 की द्वितीय अवस्था। युग्मपट जो है सूत्री विभाजन की पूर्वावस्था 1 की दूसरा फेस हुआ, जिसमें इस सूत्र युग्मन का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि पूर्वावस्था 1 की द्वितीय अवस्था जिसमें सूत्र युग्मन का निर्माण होता है, यानी कि सूत्र युग्मन का निर्माण किस अवस्था में होता है, सूत्र युग्मन का निर्माण युग्मपट अवस्था में होता है। सूत्र युग्मन का निर्माण किस प्रवस्था में होता है, सूत्र युग्मन का निर्माण युग्मपट अवस्था में होता है। इसके बाद ही यानी इसके बाद की अवस्था जो होती है स्थूलपट अवस्था, जिसमें नॉन सिस्टर अर्धगुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय होता है। पारगतिकर्म जो लास्ट अवस्था होता है, पारगतिकर्म अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था 1 की अंतिम अवस्था है। क्वेश्चन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था कौन सी है, तो पारगतिकर्म, जिसमें कियोजमेटा का उपांति भवन होता है। क्वेश्चन, कियोजमेटा का उपांति भवन किस अवस्था में होता है, तो पारगतिकर्म अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, घास की पत्ती में रंध्र कैसे होते हैं, तो घास की पत्ती का जो रंध्र होता है वो डंबलाकार होता है। सभी हरे पादपों के वायुवीय भाग की बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र रंध्र होते हैं, जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं, ये पाए जाते हैं। यह रक्षक कोशिका व सहायक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। जैसे इसका डायग्राम में बाहर बाहर जैसे बाह्य कोशिका दिया है और स्टोमाटा से सटा हुआ सहायक कोशिका है, और ये जो दाने दाने की तरह है वो हरित लवक है, और ये जो सेम के आकार का है वो रक्षक कोशिका है, और बीच में छिद्र को दर्शाया गया है। तो इसके आगे बताया गया है कि वृक्काकार रंध्र द्विबीजपत्री पादपों व डंबलाकार रंध्र एक बीजपत्री पादपों में जैसे कि घास में पाए जाते हैं। यानी नॉर्मली कैसा पाया जाता है द्विबीजपत्री में, वृक्क आकार के रंध्र, जबकि एक बीजपत्री में कैसा रंध्र पाया जाता है, डंबलाकार ज़्यादातर में। आगे बताया गया है कि रक्षक कोशिकाएं आकार, आमाप व मोटाई में अन्य कोशिकाओं से अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम किससे उत्पन्न होते हैं, तो द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक जाइलम व फ्लोएम जो है वो संवहन एधा से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं, संवहन एधा से। द्वितीयक संवहन उत्तक जैसे द्वितीयक जाइलम व फ्लोएम का निर्माण संवहन एधा के द्वारा होता है। द्वितीयक जाइलम व फ्लोएम का निर्माण किसके द्वारा होता है, संवहन एधा के द्वारा होता है। ये दो प्रकार के विभोजोतक अंतःपूलीय यानी इंट्राफेसिकुलर व अंतरपूलीय यानी इंट्राफेसिकुलर एधा द्वारा होता है। अंतरपूलीय एधा प्राथमिक एधा होती है। अंतरपूलीय एधा जो होती है वो क्या होती है, प्राथमिक एधा होती है, जो संवहन पुल में पट्टी के रूप में स्थित होती है।
इनके विभाजन से बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम व अंदर की ओर जो होती है द्वितीयक जाइलम का निर्माण होती है। इसके विभाजन से क्या होती है, बाहर में द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है, जबकि अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है। अंतःपूलीय एधा की उत्पत्ति मज्जा किरणों से होती है। अंतःपूलीय एधा की उत्पत्ति किससे होती है, मज्जा किरणों से होती है। अब कागजन का मतलब समझते हैं। कागजन यानी फिलोजेन या काग एधा यानी कॉर्क कैम्बियम का निर्माण द्विबीजपत्री तनों में बाह्य वलकुटीय कोशिकाओं में होता है। यह पादप के व्यास में वृद्धि में सहायक होता है। कागजन शीर्षस्थ विभोजोतक क्या है, एपिकल मेरिस्टम तनों, जड़ों व उनकी शाखाओं के शीर्ष पर पाए जाते हैं। ये पादप की लंबाई में वृद्धि में सहायक होती है। कक्षीय विभोज्योतक यानी एक्सिलरी मेरिस्टेम पार्श्व कलिकाओं पर पाई जाती है। कक्षीय विभोज्योतक जो एक्सिलरी मेरिस्टेम होती है वह पार्श्व कलिकाओं पर पाई जाती है। ये कोशिकाएं शीर्षस्थ विभोज्योतक द्वारा पत्तियों के निर्माण व तनों के विकास के समय पीछे छोड़ी हुई कोशिका होती है। श्वसन मूल किस में होती है, तो श्वसन मूल लवण मृदाद्भिद में होती है, यानी गीली मिट्टी में लवण मृदोद्भिद। ठीक, लवण मृदोद्भिद मिट्टी में होती है, गीली मिट्टी, यानी कि लवणोद्भिद पादप की श्वसन मूल को न्यूमेटोफोर कहते हैं। तो क्वेश्चन होगा लवणोद्भिद पादप की श्वसन मूल को क्या कहते हैं, तो न्यूमेटोफोर कहते हैं। लवणोद्भिद पादप क्षारीय दलदली क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति है। लवणोद्भिद पादप मतलब यह क्षारीय दलदली क्षेत्रों में उगने वाली एक वनस्पति है। इसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रकार की विशेष जड़ें पाई जाती है। मतलब ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन मतलब कि जड़ उसका नीचे जाना चाहिए, लेकिन इसका जड़ क्या होता है, ऊपर आता है, इसीलिए ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती प्रकार की विशेष जड़ें पाई जाती है, जो दलदली भूमि से ऊपर वायु में गैसीय विनिमय हेतु निकल आती है। इस कार्य हेतु इनकी सतह पर वातरंध्र यानी कि लेंटिकल्स पाए जाते हैं। अब आगे बताया गया है कि मांसाहारी पादप स्वतंत्र उत्प्लावक जलोद्भिद व जलमग्न जलोद्भिद में न्यूमेटोफोर नहीं पाए जाते हैं। ये सब में न्यूमेटोफिर सिर्फ लवणोद्भिद पादप में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कैस्पेरियन पट्टियाँ कहाँ होती है, तो कैस्पेरियन पट्टियाँ अंतस्त्वचा में होती है। कैस्पेरियन पट्टियाँ कहाँ होती है, तो कैस्पेरियन पट्टियाँ जो है अंतस्त्वचा में होती है। कैस्पेरियन पट्टियाँ जड़ों की अंतःत्वचा पर पाई जाती है। कैस्पेरियन पट्टियाँ कहाँ पाई जाएगी, तो जड़ के अंतःत्वचा पर पाई जाएगी। ये अंतःत्वचा की प्रत्येक कोशिका की अरिये तथा अनुप्रस्थ भित्ति पर लिग्निन या सुबेरिन की पट्टियों के रूप में स्थित होता है। यह अंतःत्वचा की प्रत्येक कोशिका की अरिये तथा अनुप्रस्थ भित्ति पर लिग्निन या सुबेरिन की पट्टियों के रूप में स्थित होती है। ये अंतःत्वचा कोशिकाओं की जीवद्रव्य कुंचन यानी कि प्लाज्मोलाइसिस से रक्षा करती है। वलकुट का निर्माण मूलीय त्वचा से होता है। वलकुट का निर्माण किससे होता है, मूलीय त्वचा से होता है। और बाह्य त्वचा जो है सबसे बाहर स्थित होती है, जो पतली एवं चपटी एवं थोड़ी लंबी मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है। और परिरंभ क्या है, परिरंभ अंतःत्वचा के नीचे स्थित होता है। परिरंभ जो है अंतःत्वचा के नीचे स्थित होता है, वह मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है। क्या चीज़ की बनी होती है, मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है वे पादप कौन से हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि थोड़ी या बिल्कुल नहीं ही होती है, तो वो है घास। वे पादप कौन सी है जिनमें द्वितीयक वृद्धि थोड़ी या बिल्कुल ही नहीं होती है, तो वो है घास। द्वितीयक वृद्धि संवहन एधा की उपस्थिति के कारण होती है और ये सिर्फ द्विबीजपत्री में ही पाया जाएगा। द्वितीयक वृद्धि सिर्फ किस में पाया जाएगा, तो वो सिर्फ द्विबीजपत्री में ही पाया जाएगा। द्वितीयक वृद्धि संवहन एधा की उपस्थिति के कारण होती है। द्वितीयक वृद्धि किसके कारण होगा, संवहन एधा, और संवहन एधा सिर्फ किस में मिलेगा, द्विबीजपत्री में ही मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है द्वितीयक वृद्धि जो है संवहन एधा की उपस्थिति के कारण होती है। और जबकि हम लोग जानते हैं कि घास क्या है, घास एक बीजपत्री होते हैं तथा उनमें संवहन एधा का अभाव होगा, अतः इसमें द्वितीयक वृद्धि स्वाभाविक है कि नहीं होगा, क्योंकि घास एक बीजपत्री है। पर्णपाती आवृतबीजी सामान्यतः एक बीजपत्री पादप होते हैं। पर्णपाती आवृतबीजी जो होते हैं वो सामान्यतः एक बीजपत्री पादप होते हैं तथा द्वितीयक वृद्धि ये दर्शाते हैं। एक अपवाद स्वरूप है, पर्णपाती आवृतबीजी जो होते हैं वो सामान्यतः एक बीजपत्री ही होते हैं, लेकिन ये द्वितीयक वृद्धि दर्शाते हैं। अब आया शंकुधारी व साइकेट्स अनावृतबीजी होते हैं, वह सामान्य द्वितीयक वृद्धि दर्शाते ही हैं। शकरकंद किसका रूपांतरण है, तो शकरकंद अपस्थानिक मूल का रूपांतरण है। किस तरह का जड़ है शकरकंद, अपस्थानिक मूल है। शकरकंद रूपांतरित अपस्थानिक मूल होती है
जो भोजन के संचय का कार्य करती है। क्या करती है? भोजन के संचय का कार्य करती है। वही कहता है शकरकंद जो है रूपांतरित अपस्थानिक मूल होती है जो भोजन के संचय का कार्य करती है। ये प्राय एकल व अनिश्चित आकार की होती है। मुसला मूल कैसा मूल होता है? मुसला मूल भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है। मुसला मूल किससे होता है? भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है जो शीर्ष की ओर पतली होती जाती है। आगे तना पादप का सीधा एवं प्ररोहीय भाग होता है। तना क्या है? पादप का सीधा एवं प्ररोही वायुव्य भाग है जिस पर पत्तियां, शाखाएं, फूल एवं फल लगते हैं। प्रकंद मांसल और भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्था में वृद्धि करने वाला तना है। प्रकंद जो है मांसल और भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्था में वृद्धि करने वाला एक तना है। उदाहरण इसका है अदरक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन के बारे में बोला कि अनावृत बीजियों में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। अनावृत बीजी में बीजांड जो है अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। इसका व्याख्या कर रहा है कि अनावृत बीजी पादपों में बीजांड जो होता है अंडाशय भित्ति द्वारा आवृत ढके नहीं होते हैं। इनके बीज जो होते हैं क्या होते हैं? अनावृत बीजी मतलब नगन होना। अनावृत बीजी मतलब बीज नगन होना। इनके बीज नगन होते हैं। इनके बीज कैसे होते हैं? नगन होते हैं, इसीलिए अनावृत बीजी है ये। हॉर्सटेल्स इक्विसिटम का सामान्य नाम है। हॉर्सटेल इक्विसिटम का सामान्य नाम है। हॉर्सटेल किसका नाम है? इक्विसिटम का सामान्य नाम है। टेरिडोफाइटा जैसे कि टेरिडोफाइटा का उदाहरण है सिलेजिनेला व एवं साल्विनिया विषम बीजाणुक होते हैं। इसमें दो तरह के बीजाणु बनते हैं, इसीलिए ये दोनों क्या हो गए? विषम बीजाणु। टेरिडोफाइटा जैसे कि सेलेजिनेला एवं साल्विनिया जो है ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? विषम बीजाणुक होते हैं। इनमें कितने प्रकार के? दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। एक होता है लघु बीजाणु, दूसरा होता है गुरु बीजाणु। साइकस में अशाखित स्तंभाकार तना पाया जाता है। साइकस में जो है अशाखित स्तंभाकार तना पाया जाता है, जबकि देवदार के पेड़ों में तनों पर शाखाएं पाई जाती है। अतः केवल कथन सी ही सही था। गलत कथन को चुनिए। स्पोरोजोन्स में पादाप चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचना है। इन स्पोरोजोन्स में पादाप जो चलने और ग्रहण करने की संरचना, ये कथन गलत है। जो सही है देखते हैं। छत्रकों का संबंध बेसिडियोमाइसिटिस से है, यानी मशरूम का संबंध किससे है? बेसिडियोमाइसिटिस से। ये सही है। मशरूम किस वर्ग से बिलोंग करता है? बेसिडियोमाइसिटिस से। वही कहता है छत्रकों का संबंध किससे है? बेसिडियोमाइसिटिस से है। कवकों और पादप जगत के सदस्यों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कवकों और पादप जगत के सदस्यों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कवकों और पादप जगत के जो सदस्य होते हैं उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित। कवक की कोशिका भित्ति क्या चीज़ की बनी होती है? तो काइटिन की। जबकि पादप की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। डी में क्या करा? डी मोनेरा को छोड़कर सभी जीव जगतों की कोशिका में सूत्रकनिका एक शक्तिगृह है। सिर्फ मोनेरा को छोड़कर बाकी जितने भी जीव जगत में कोशिका में जो सूत्रकनिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह एक पावर हाउस की तरह काम करता है, ऊर्जा गृह की तरह काम करता है। इसका व्याख्या है स्पोरोजोन्स अंतःपरजीवी होते हैं। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं? अंतःपरजीवी। इसमें गमन हेतु सिलिया, फ्लैजिला व कुटपादप भी पाए जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम। कुटपादप अमीबॉइड प्रोटोजोन जैसे अमीबा एवं एंटामीबा में पाए जाते हैं। आगे है निम्न में से किसमें केंद्रक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं? तो एगेरिकस में। निम्न में से किसमें केंद्रक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं? तो एगेरिकस में। निम्न में से किसमें केंद्रक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात ही बीजाणु बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं? तो वो सिर्फ एगेरिकस में होता है। एगेरिकस के बारे में बोला है। एगेरिकस में केंद्रक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात के रूप में उत्पन्न होते हैं। ये बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग से संबंधित है। ये किस वर्ग से? एगेरिकस किस वर्ग से संबंधित है? बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग से संबंधित है। अल्टरनेरिया कवक के ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग से संबंधित है। अल्टरनेरिया किस कवक के किस वर्ग से? ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग से संबंधित है। इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, अतः लैंगिक बीजाणु उपस्थित ही नहीं होगा। न्यूरोस्पोरा व सेक्रोमाइसिस। न्यूरोस्पोरा व सेक्रोमाइसिस कवक एस्कोमाइसिटीज से संबंधित है। न्यूरोस्पोरा व सेक्रोमाइसिस कवक, सेक्रोमाइसिस को ईस्ट बोलते हैं हम लोग। न्यूरोस्पोरा व सेक्रोमाइसिस कवक एस्कोमाइसिटीज से संबंधित है। इसमें मियोस्पोर के रूप में एस्कोस्पोर का निर्माण होता है। इसमें मियोस्पोर के रूप में क्या? एस्कोस्पोर का निर्माण होता है। एस्कोस्पोर का निर्माण। अगला क्वेश्चन है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाइए। पादपालय क्या हुआ? कुंजी संग्रहालय।
ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ संवेग को मिलाना है, सही विकल्प जो भी होगा। देखते हैं पादपालय क्या है। पादपालय जो है परिरक्षित पादप और जंतुओं के संग्रह का एक स्थान है, तो नहीं, पादपालय नहीं। कुंजी एक क्षेत्र में पाई गई सभी जातियों का विधि पूर्वक गणन करने और उनकी पहचान की सुगमता के लिए संक्षिप्त वर्णन करती हुई एक सूची है। तो हाँ, संग्रहालय ऐसा स्थान जहाँ पादप नमूने को सुखाकर और दबाकर पत्र पर आरोपित कर रखा जाता है। तो ये असल में हर्बेरियम है, 3 का हर्बेरियम का। तो देखते हैं व्याख्या में क्या है। हर्बेरियम पादपालय ऐसा स्थान है जहाँ पादप नमूनों को सुखाकर और दबाकर कागज के पत्र पर आरोपित कर रखा जाता है। यह हर्बेरियम के बारे। कुंजी का मतलब क्या हुआ। कुंजी एक पुस्तिका होता है जिसमें लक्षणों की सूची और उनके विकल्प होते हैं जो विभिन्न वर्गों की पहचान करने में सहायक होते हैं। संग्रहालय क्या है, तो संग्रहालय वह स्थान है जहाँ परिरक्षित पादप व जंतु का संग्रह जन अवलोकन यानी आदमी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन एवं शुक्राणुयन में क्या अंतर है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, आगे व्याख्या सिर्फ है कि शुक्र कायांतर स्पर्मियोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पूर्व शुक्राणु यानी एन शुक्राणु एन या स्पर्म में रूपांतरित होते हैं। इसमें विभिन्न कायांतरण वाले चरण शामिल है जिसमें एक पूर्व शुक्राणु परिपक्व शुक्राणु में विकसित होता है। इसमें एक पूर्व शुक्राणु क्या परिपक्व शुक्राणु में विकसित होता है। शुक्राणु जन नलिकाओं से शुक्राणु मुक्त होने की प्रक्रिया को शुक्राणुयन या स्पर्मिएशन कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधक सहेली क्या है। तो बताया गया है कि गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है। गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध रोकने का काम करती है एवं अंडों को रोपण को रोकती है, यानी अंडे को रोपण को रोकती है। ये आईयूडी का काम है, यानी गर्भ निरोधक सहेली का काम है। गर्भ निरोधक सहेली का क्या काम है, यह गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को रोकने का काम करती है और अंडों के रोपण को भी रोकती है। इसका व्याख्या है कि गर्भ निरोधक सहेली गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है एवं अंडों के रोपण को रोकती है। यह एक प्रकार की छोटी गोली है जो पहले 3 महीने सप्ताह में 2 बार, पहले 3 महीने क्या होता है सप्ताह में 2 बार लेना पड़ता है, लेकिन बाद में सप्ताह में 1 ही बार लेते हैं। इस नॉन हार्मोनल उपक्रम में केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है। इस नॉन हार्मोनल उपक्रम में सिर्फ क्या कौन सा होता है, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है और एस्ट्रोजन नहीं होता। इसमें एस्ट्रोजन सहेली नामक गोली में एस्ट्रोजन नहीं होता। ये एस्ट्रोजन ग्राही को चयन द्वारा परिवर्तित करते हैं और इनकी ज़्यादा गर्भ निरोधक मूल्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि सिलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोन से किस प्रकार भिन्न है। तो इनमें 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं, सिलिएट्स और प्रोटोजोन्स। सिलिएट अन्य सभी प्रोटोजोन से किस प्रकार अलग है, क्योंकि इसमें कितने प्रकार के केंद्रक होते हैं, 2 प्रकार के, यही मेन अंतर है। सिलिएट्स जो है सभी प्रोटोजोन से इस प्रकार भिन्न होते हैं कि इनमें 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं। सिलिएट्स में कितने प्रकार के केंद्रक होते हैं, सिलिएट्स में स्पेशल चीज़ है कि इसमें 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं। ये दोनों केंद्रक सामान्यतः भिन्न आकार के, तो इसके दोनों केंद्रक जो होते हैं सामान्यतः भिन्न आकार के होते हैं। इसमें एक बृहत केंद्रक और दूसरा सूक्ष्म केंद्रक होता है। एक होता है बृहत केंद्रक और दूसरा होता है सूक्ष्म केंद्रक। पहले वाला उपापचय जबकि बाद वाला प्रजनन से संबंधित है। पहला वाला जो किस चीज़ से संबंधित है, उपापचय से, यानी बृहत केंद्रक किससे संबंधित है, उपापचय से, जबकि सूक्ष्म वाला जो केंद्रक है वो क्या चीज़ से संबंधित है, प्रजनन से संबंध है। उदाहरण है सिलिएट्स का पैरामीशियम। अन्य प्रोटोजोन्स जो एग्जाम्पल में दिया, अन्य प्रोटोजोन्स में जैसे अमीबा एकल केंद्रक उपस्थित होता है। अमीबा में कितने केंद्रक होते हैं, मात्र 1 ही केंद्रक होते हैं, जो कि उपापचय और प्रजनन दोनों से यही संबंध होते हैं। अन्य विकल्प गलत है क्योंकि सिलिएट निस्यंदन आसन प्रक्रिया का उपयोग भोजन प्राप्त करने के लिए करते हैं। अन्य प्रोटोजोन्स की तरह इसमें भी संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती है। सिलिएट्स गमन के लिए सिलिया का उपयोग करता है। सिलिएट्स चलने के लिए क्या चीज़ का यूज करता है, सिलिया का यूज करता है। अगला क्वेश्चन है कि कशेरुकी समूह के उन जंतुओं की पहचान कीजिए जो अपने पाचन तंत्र में क्रॉप एवं गिजर्ड द्वारा अभिलक्षित है। तो वो है एवीज, एवीज यानी पक्षी समूह। फिर से, कशेरुकी समूह के उन जंतुओं की पहचान कीजिए जो अपने पाचन तंत्र में क्रॉप एवं गीजड़ द्वारा अभिलक्षित है। तो वो है एबीज, एबीज यानी कि पक्षी समूह। व्याख्या में है कि अन्नपूट और पेशनी पक्षियों यानी एबीज की पाचन प्रणाली में पाया जाता है। अन्नपूट और पेशनी किस में पाई जाती है, तो पक्षियों यानी एबीज की पाचन प्रणाली में पाए जाते हैं।
अंतपुट क्रॉप भोजन कणों को इकट्ठा करने तथा मुलायम करने में मदद करती है। अंतपुट यानी क्रॉप का क्या काम है? यह भोजन कणों को इकट्ठा करने तथा मुलायम करने में मदद करती है। वही गिजड़ जो है, जिसको पेशिया मासे बोलते हैं, भोजन के कणों को तोड़ने व पीसने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण नर कॉकरोच की पहचान मादा कॉकरोच से करती है? तो नर और मादा में यही अंतर है कि पुच्छ सुख की उपस्थिति। नर में पुच्छ सुख होता है, जबकि मादा में ऐसा पीछे में पुच्छ सुख नहीं होता, यही पहचान है। व्याख्या है कि नर कॉकरोच में 90वें उरोस्थि पर एक जोड़ी छोटी औसंधित व सूखीय कटी हुई पूंछ या फिर गुदा सूख पाई जाती है, जो मादा कॉकरोच में ये नहीं मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि यह गति संसूचक की तरह कार्य करती है। इसके अतिरिक्त अन्य 3 लक्षण गुदालूम, 90वें उदर खंड पर नौका के आकार की उरोस्थि और गहरे प्रवार आच्छद सहित अग्रपंख नर तथा मादा दोनों कॉकरोच में पाए जाते हैं। और जो ऑप्शन है बाकी दोनों में कॉमन था, एक ही था जो अलग था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समतापी नहीं है? तो कीलोन जो है यह समतापी नहीं है, बाकी और सब जो है कैमेलस, मैक्रोपस, सिटेकुला, ये सब समतापी है। तो बताया गया है कि दिए गए जंतु में से कीलोन जो है समतापी नहीं है। यह हरा समुद्री कछुआ है, जो सरीसृप वर्ग से ही संबंधित है। ये उष्माक्षेपी अथवा शीत रक्तमय होते हैं। ये कैसे होते हैं? उष्माक्षेपी या फिर शीत रक्तमय होते हैं। इनका आंतरिक शारीरिक तापमान इनके वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, चेंज होते रहता है। इनके विपरीत अगर बात करें, ऊंट और चमगादड़ या मैक्रोपस स्तनी वर्ग से तथा सिटेकुला जो कि पक्षी वर्ग से, एबीज वर्ग से है, संबंधित है। यह वातावरण के अनुसार अपने शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित जंतुओं में से कौन से जंतु कायांतरण नहीं करते हैं? तो केचुआ जो है कायांतरण नहीं करते हैं, बाकी मॉथ, ट्यूनिकेट, स्टारफिश ये सब कायांतरण नहीं चेंज करते हैं। केचुए के अतिरिक्त दिए हुए सभी जंतु कायांतरण करते हैं। केचुए जो है प्रत्यक्ष विकास प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कोई लार्वावस्था इसमें नहीं पाई जाती, इसमें लार्वावस्था नहीं होता है। कायांतरण प्रायः अप्रत्यक्ष विकास प्रदर्शित करने वाले जंतु में पाया जाता है, जिनमें लार्वावस्था पाई जाती है, जो कि बाद में एक वयस्क के रूप में रूपांतरित हो जाता है। मॉथ में जो है लार्वा रूप में कैटरपिलर, इल्ली और ट्यूनिकेट में टैडपोल तथा स्टारफिश में वाइपिनेरिया लार्वा है। निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागर में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? तो डायटम्स जो है महासागर में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव जो है महासागर में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? तो डायटम्स। डायटम्स जो है महासागर में मुख्य उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं और ये समुद्री प्राथमिक उत्पादकता का 40% भाग बनाते हैं। ये एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म शैवालों का एक बड़ा भाग बनाते हैं और सामान्य प्रकार के पादप प्लवक में इसे एक है। अन्य दिए हुए जीव भी स्वपोषी प्रकार के पोषण का प्रदर्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान में प्रतिजैविक के उत्पादन के लिए समष्टि की कौन सी पारस्परिक क्रिया बहुधा प्रयोग की जाती है? तो एमेनसेलिज्म। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान में प्रतिजैविक के उत्पादन के लिए समष्टि की कौन सी पारस्परिक क्रिया बहुधा प्रयोग की जाती है? तो वह है एमेनसेलिज्म। एमेनसेलिज्म का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में प्रतिजैविक के निर्माण में बहुत किया जाता है। इसमें एक प्रकार के सूक्ष्म जीव समूह एलेकोमिक्स नामक रासायनिक पदार्थ का स्रवण करते हैं, जो दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीवीय समूह को हानि पहुंचाते हैं, जैसे पेनिसिलियम कवक, स्टेफाइलोकोकस जीवाणु की वृद्धि को रोकने का काम करती है। इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में प्रतिजैविक के निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ का उपयोग क्या चीज़ में? चिकित्सा विज्ञान में प्रतिजैविक के निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार की किसी भी रासायनिक पदार्थ का निर्माण परजीविता, स्वउपकारिता तथा स्वभोजिता में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण में नहीं आता है? तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में पवित्र उपवन नहीं आता है, क्योंकि पवित्र उपवन जो है वो प्राकृतिक रूप से है, इसीलिए वो बाह्य स्थान संरक्षण में नहीं आएगा। बाह्य मतलब कि उसको मानव के देख रेख में रखा जाता है, जैसे वनस्पतिक उद्यान या आदमी के देख रेख में रहता है, तो इसीलिए ये बाह्य स्थान संरक्षण हुआ। वन्य जीव सफारी पार्क ये आदमी के देख रेख में होता है, इसीलिए बाह्य स्थान संरक्षण हुआ। और बीज बैंक ये सब
आदमी के द्वारा देखा जाता है, इसीलिए यह बाह्य स्थान संरक्षण हुआ। और पवित्र उपवन जो होता है वो प्राकृतिक हुआ, तो इसीलिए उसे हम अंतः स्थानीय संरक्षण बोलेंगे। इसका एक्सप्लेन है कि पवित्र उपवन एक प्रकार का अंतः स्थानीय संरक्षण है जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदाय द्वारा विभिन्न आकार के छोटे वन क्षेत्रों का संरक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत उस क्षेत्र की जैव विविधता का संरक्षण उनके ही प्राकृतिक आवास में किया जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें वनस्पतिक उद्यान, वन्यजीव सफारी पार्क तथा बीज बैंक बाह्य स्थान संरक्षण के ही उदाहरण है, जिसमें बायोटा का बचाव उनके प्राकृतिक आवास से बाहर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्तंभ 1 को 2 से मिलाइए। इसमें कह रहा है सुपोषण। सुपोषण कह रहा है पोषक समृद्धि से संबंधित है। सुपोषण क्या चीज से संबंधित है? पोषक समृद्धि से। सैनिटरी लैंडफिल्स किससे संबंधित है? ये अपशिष्ट निपटान सैनिटरी लैंडफिल से संबंधित है। सैनिटरी लैंडफिल्स किससे संबंधित है? अपशिष्ट के निपटान से। हिमांधता यानी स्नो ब्लाइंडनेस किससे संबंधित है? तो यूवी किरण, यूवी विकिरणें से। और झूम खेती किससे संबंधित? वनोन्मूलन यानी जंगल की कटाई से। झूम खेती किससे? वनोन्मूलन यानी जंगल की कटाई से संबंधित है। व्याख्या है जल प्रदूषण के कारण जल स्रोत में पोषक पदार्थ की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। जल प्रदूषण के कारण पानी में बहुत सारे प्रदूषक चीज जब बढ़ जाते हैं जिसके कारण जल स्रोत उथले हो जाते हैं और संपूर्ण जल सतह शैवाल पूरे हरा हरा शैवाल से ढक जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। सैनिटरी लैंडफिल्स ठोस अपशिष्ट निपटान की एक प्रणाली है। सैनिटरी लैंडफिल्स क्या है? ठोस अपशिष्ट निपटान की एक प्रणाली है जिसमें ठोस अपशिष्ट को पहले गड्ढा खोद कर डाला जाता है तथा बाद में इसे मिट्टी द्वारा ढक दिया जाता है। सपक्ष परागकण किस में होते हैं? तो सपक्ष परागकण जो होते हैं वो पाइनस में होते हैं। सपक्ष परागकण पाइनस में पाए जाते हैं। इनके पंख जो होते हैं लघु बीजाणुधानी के चारों ओर पार्श्व सतह पर सर्पिल आकार में स्थित होते हैं। ये परागन में सहायक होते हैं। साइकस के शुक्राणु परागकण लट्टू शंकु आकार के होते हैं। साइकस के जो शुक्राणु परागकण जो होते हैं वो लट्टू आकार के होते हैं। आम के परागकण कैसे होते हैं? तो आम के परागकण गोलाब आकार के होते हैं। आम के परागकण कैसे होते हैं? गोलाब आकार के। जबकि सरसों के जो परागकण होते हैं वे चपटे गोलाब आकार होते हैं। ये लघु बीजाणु चतुष्क का चित्र दिया हो, ये पंख सहित एक लघु बीजाणु का। इसमें प्रोथैलियल कोशिका और बीच में जो है केंद्रीय कोशिका है। पाइनस में परागन वायु के द्वारा होता है। पाइनस में परागन किसके द्वारा होता है? तो पाइनस में परागन वायु के द्वारा होता है। इसके परागकण पंखों की उपस्थिति के कारण वायु में लंबे समय तक तैरते रहते हैं। ये वातावरण में पीली धूल के रूप में दिखते हैं। ये वातावरण में कैसे दिखते हैं? पीली धूल के रूप में दिखाई देते हैं। इसे सल्फर सॉवर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सल्फर सॉवर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप से सुमेलित है? तो एक कशाभिक युग्मक पॉलीसाइफोनिया यही गलत है। बाकी जेमा कप किस में पाया जाता है? जिसको जेमाधानी यहाँ बोला गया। जेमा कप किस में पाया जाता है? वो मार्केंसिया में पाया जाता है। द्विकशाभिक चल बीजाणु किस में पाया जाता है? तो द्विकशाभिक चल बीजाणु जो है वो भूरे शैवाल में पाया जाता है। और एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है क्लोरेला। तो पॉलीसाइफेनिया के बारे में बोला गया है कि पॉलीसाइफेनिया जो है लाल शैवाल होते हैं। इनमें अंड युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। नर जननांग या लघु बीजाणुधानी और कशाभिकीय नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। नर जननांग या लघु बीजाणुधानी और कशाभिकीय नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। भूरे शैवाल में लैंगिक जनन समयुग्मकी, विषम युग्मकी व अंड युग्मकी प्रकार के पाए जाते हैं। तो भूरे शैवाल में लैंगिक जनन समयुग्मकी प्रकार के भी पाए जाते हैं, विषम युग्मकी प्रकार के भी और अंड युग्मकी प्रकार के भी पाए जाते हैं। समूह युग्मकी व विषम युग्मकी में दोनों युग्मक गतिशील होते हैं, जबकि जो अंड युग्मकी में केवल नर ही चलने वाले होते हैं। इन चल युग्मकों में दो भिन्न आकार के पार्श्व सिरों पर कशाभिका पाई जाती है। क्लोरेला जो है वो एक कोशिकीय शैवाल है। क्लोरेला क्या है? यह एक कोशिकीय शैवाल है। ये हरे शैवाल के क्लोरोफाइटा वर्ग से संबंधित है। ठीक, ये हरा शैवाल से संबंधित है। क्लोरेला कौन से वर्ग से आता है? क्लोरेला हरा शैवाल है। मार्केंसिया में पृष्ठीय सतह पर जेमाधानी पाया जाता है। मार्केंसिया की जो पृष्ठीय सतह होता है ना उसमें जेमा कप पाया जाता है। इनमें कायिक प्रवर्धन हेतु जेमा कप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रमशः दमा और वात स्फीति में फेफड़ों की दशा को उचित रूप से दर्शाती है? तो दमा में होता है श्वसनिका में शोथ,
और वातस्फीति में होता है श्वसनीय सतह में कमी। फिर से दमा में क्या होता है, तो श्वसनिका में शोथ होता है, जबकि वातस्फीति में क्या होता है, श्वसनीय सतह में कमी होती है। हाँ, इसका व्याख्या है कि दमा में श्वसनों व श्वसनिकाओं में सूजन आ जाती है। दमा में क्या होती है, श्वसनों व श्वसनिकाओं में सूजन आ जाती है। इनके मुख्य लक्षण में क्या है, खरखराहट, खांसी और मुख्यतः उच्छ्वसन के दौरान, यानी जब हम सांस छोड़ते हैं उस दौरान सांस लेने में तकलीफ होती है, लेने में भी तकलीफ होती है। अगला है वातस्फीति, फेफड़ों की श्वसनिका या वायु कोषों के असामान्य बढ़ाव या सूजन है। वातस्फीति में क्या होता है, फेफड़ों की जो श्वसनिका होती है या वायु कोष का असामान्य बढ़ाव या सूजन है। इसमें अधिकांश वायु कोष की भित्ति क्या होती है, ज़्यादातर वायु कोष की जो भित्ति होती है वो नष्ट हो जाती है और फेफड़ों के लोचदार ऊतकों का स्थान संयोजी ऊतक ले लेती है। और फेफड़ों के लोचदार ऊतकों का स्थान कौन ले लेते हैं, संयोजी ऊतक ले लेते हैं। परिणाम स्वरूप वायु कोषीय पट सिकुड़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप वायु कोषीय पट क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं तथा इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाइए। तो यहाँ पे है त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट क्या करता है, ये दाहिने अलिंद व दाहिने नीले के बीच में होता है। त्रिवलनी कपाट कहाँ पाया जाता है, हमारे हृदय के दाहिने अलिंद और दाहिने नीले जो होते हैं ना उसके बीच में त्रिवलनी कपाट होता है। द्विवलनी कपाट कहाँ पाया जाता है, तो द्विवलनी कपाट बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में होता है। द्विवलनी कपाट कहाँ होते हैं, बाएं अलिंद व बाएं नीले के बीच में होता है। और अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ होते हैं, तो अर्धचंद्राकार कपाट जो होते हैं दाहिने नीले एवं फुफ्फुसीय धमनी के बीच होता है। फिर से त्रिवलनी कपाट कहाँ पाए जाते हैं, तो दाहिने तरफ पाए जाते हैं। द्विवलनी कपाट कहाँ पाए जाते हैं, तो बाएं तरफ पाए जाते हैं। तो त्रिवलनी कपाट कहाँ, दाहिने अलिंद और दाहिने नीले के बीच पाए जाते हैं, जबकि द्विवलनी कपाट बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच पाया जाता है। और अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ पाया जाता है, तो यह दाहिने नीले एवं फुफ्फुसीय धमनी के बीच पाया जाता है। द्विवलनी कपाट, तो द्विवलनी कपाट बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच अलिंदी नीलयी छिद्र पर पाया जाता है। द्विवलनी कपाट जो है बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच अलिंद नीलयी छिद्र पर पाया जाता है। इसे मिट्रल कपाट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्विवलनी कपाट को क्या कहते हैं, और मिट्रल कपाट के भी नाम से जाना जाता है। दायां अलिंद नीलयी छिद्र जो होता है त्रिवलनी कपाट द्वारा सुरक्षित रहता है। दायां वाला जो अलिंद होता है नीलयी छिद्र वो त्रिवलनी कपाट द्वारा सुरक्षित रहता है। इसके 3 पट होते हैं। इसके कितने पट होते हैं, 3 पट होते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट दाहिने नीले और फेफड़ा धमनी में पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ पाए जाते हैं, दाहिने नीले और फेफड़ा धमनी में पाए जाते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाइए। इसमें ज्वारीय आयतन, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन और निश्वसित सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन दिया गया है। इसमें पहले ज्वारीय आयतन और सब आयतन समझते हैं। पहले ज्वारीय आयतन मतलब हुआ क्या, तो ज्वारीय आयतन मतलब सामान्य श्वसन के दौरान अंतःशोषित तथा निश्वसित वायु का आयतन होता है। औसतन यह लगभग 500 से 550 ml होता है। कहने का मतलब है नॉर्मल जो हम लोग सांस छोड़ते हैं या सांस लेते हैं वो कितना 500 से 550 के बीच में लेते हैं। और अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन कितना होता है, तो अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन का मतलब हुआ कि वायु की वह अतिरिक्त मात्रा, एक्स्ट्रा मात्रा जो सामान्य श्वसन के बाद अंतःश्वासित की जा सकती है, औसतन यह 2500 से 3000 के बीच होता है। कहने का मतलब है अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन हुआ नॉर्मल सांस लेने के बाद भी हम दम लगाकर कितना सांस और अंदर कर सकते हैं, वो है 2500 से 3000 ml। अब इसका उल्टा हो जाता है निश्वसन सुरक्षित आयतन, यानी कि वायु की वह अतिरिक्त मात्रा होती है जो सामान्य श्वसन के बाद बलपूर्वक निश्वसित की जा सकती है, कितना हम दम लगा के छोड़ सकते हैं, तो वह 1000 से 1100 ml के आसपास होता है। और अवशिष्ट आयतन क्या होता है, वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक यानी कि नॉर्मली सांस दम लगा के बाहर निकालने के बाद भी जो फेफड़ा में शेष रह जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट आयतन। इसका मान जो होता है 1100 से लेकर 1200 के बीच में होता है। अवशिष्ट आयतन कितना होता है, 1100 से 1200 के बीच में होता है।
अब मिलाएंगे हम। ज्वारीय आयतन कितना होता है, नॉर्मल हम लोग कितना लेते हैं, तो 500 से 550। और अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन मतलब कि हम लोग दम लगा के कितना ले सकते हैं, तो नॉर्मली 2500 से 3000 ml। और निःश्वसन सुरक्षित आयतन तो वह 1100 से, यानी कि 1000 से 1100 के बीच, और अपशिष्ट आयतन जो है 1100 से 1200 के बीच के आसपास होता है। अब अगला है, मानव नेत्र में पारदर्शी लेंस किसके द्वारा अपने स्थान पर रहता है, तो पक्षमाप काय से जुड़े स्नायु द्वारा। मानव नेत्र में जो पारदर्शी लेंस है किसके द्वारा अपने स्थान पर रहता है, तो वो पक्षमाप काय से जुड़े स्नायु द्वारा। इसका व्याख्या है कि मानव नेत्र में लेंस पक्षमाप काय से जुड़ी निलंबन व स्नायु के द्वारा अपने स्थान पर रहता है। अन्य संघटकों का कार्य इस प्रकार है। जैसे पक्षमाप से जुड़ी चिकनी पेशियाँ, इसका क्या काम है, नेत्र लेंस के आकार को नियंत्रित करने में सहायता करता है। पक्षमाप से जुड़ी जो चिकनी पेशियाँ होती है, यह नेत्र लेंस के आकार को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और आइरिस से जो जुड़ी चिकनी पेशियाँ होती है वो क्या करती है, आइरिस से जो जुड़ी चिकनी पेशियाँ होती है वो पुतली के व्यास के नियमन में सहायता करता है, वो पुतली के व्यास के नियमन में सहायता करता है। आइरिस से जुड़े पेक्टिनेट स्नायु, ये क्या करता है, आइरिस से जुड़े पेक्टिनेट स्नायु तेजोजल को निकासी में शामिल होते हैं, क्योंकि इनमें तंतुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न हुआ है, तो वो है एपिनेफ्रिन। फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न होता है, तो अमीनो अम्ल से कौन सा हार्मोन व्युत्पन्न होता है, एपिनेफ्रिन। इसका व्याख्या है कि दिए गए विकल्प में से एक ही वो एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है वो अमीनो अम्ल का व्युत्पन्न होता है। यह एक कैटेकोलामाइन है, यह क्या है, कैटेकोलेमाइन है, जो अमीनो अम्ल टायरोसिन से अधिवृक्कीय मध्यांश की क्रोमाफिन कोशिकाओं में उत्पादित होता है। दूसरी तरफ एस्ट्राडियोल, एस्ट्रियोल स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, जो मध्य चक्र या मासिक चक्र के नियमन में शामिल होते हैं। और एक्डाइसोन भी एक स्टीरॉयड हार्मोन है, जो कीटों में निर्मोचन को नियंत्रित करता है, जो कीटों में निर्मोचन को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अनुपस्थिति अस्थि सुदृढ़ता में मुख्य भूमिका है, तो वो है एस्ट्रोजन और पैराथायरॉयड हार्मोन। यही हार्मोन के कारण अस्थि सुदृढ़ता यानी ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। फिर से, ऑस्टियोपोरोसिस रोग यानी अस्थि सुदृढ़ता में मुख्य भूमिका किसकी है, तो एस्ट्रोजन और पैराथायरॉयड हार्मोन किसकी है, किसके कारण होती है, एस्ट्रोजन एवं पैराथायरॉयड हार्मोन के कारण होती है। तो एस्ट्रोजन एवं पैराथायरॉयड हार्मोन की अस्थि सुदृढ़ता में मुख्य भूमिका है। ये एस्ट्रोजन की कमी तथा पैराथायरॉयड की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होती है। एस्ट्रोजन अस्थि कोरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने में मदद करती है, अस्थि कोशिका के निर्माण में मदद करती है तथा अस्थि शोषक को रोकते हैं, अस्थि को नष्ट करते हैं। दूसरी तरफ पैराथायरॉयड अस्थियों से अतिरिक्त कैल्शियम के मुक्त कर उन्हें रक्त में मुक्त कर देता है, इसे भी खनिजीकरण हम लोग कहते हैं। अन्य सूचीबद्ध हार्मोन भी अस्थि सुदृढ़ता में भाग लेते हैं, परंतु इसके प्रभाव बहुत कम होते हैं। उदाहरण प्रोजेस्टेरॉन और एल्डोस्टेरॉन का कम स्तर अस्थियों को क्षति पहुंचाता है। अगर शरीर में प्रोजेस्टेरॉन और एल्डोस्टेरॉन कम है तो उससे हड्डी पे क्षति होती है। वहीं प्रोलैक्टिन का बढ़ा हुआ स्तर अस्थि सुदृढ़ता से संबंधित है। वही अगर प्रोलैक्टिन का बढ़ा हुआ स्तर कैसे से संबंधित है, अस्थि सुदृढ़ता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संरचनात्मक क्षेत्र उसके कार्य से गलत रूप से युग्मित है, तो वो है लिम्बिक तंत्र। तंतुओं के क्षेत्र जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं की गति का नियंत्रण करता है, ये गलत है। बाकी जो जो सही है उसे याद करते हैं हम लोग। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस विमोचन हार्मोन का उत्पादन एवं तापमान, भूख तथा प्यास का कंट्रोल करना वो किसका है, हाइपोथैलेमस करता है। फिर से, हाइपोथैलेमस का क्या क्या कार्य है, विमोचक हार्मोन के रूप में काम करता है, उत्पादन करता है, और तापमान, भूख तथा प्यास का नियंत्रण कौन करता है, वो हाइपोथैलेमस ही करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा का क्या काम है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा श्वसन एवं हृदय परिसंचारी परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है, श्वसन एवं हृदय परिसंचारी परिवर्ती को कंट्रोल करता है। कॉर्पस कैलोजम क्या करता है, कॉर्पस कैलोजम बाएं और दाएं पर मस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने वाले तंतु की पट्टी है। अब लिम्बिक तंत्र के बारे में जानते हैं।
तो लिम्बिक तंत्र 4 प्रमुख अंगों हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला पट्टीय केंद्रक तथा मेमिलियरी बॉडीज का बना होता है। लिम्बिक तंत्र 4 प्रमुख अंग हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला पट्टीय केंद्रक तथा मेमिलरी बॉडीज का बना होता है। ये किसी जीव के भावनात्मक व्यवहार, खाने की आदतों और यौन व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह गति नियंत्रण का कार्य नहीं करता, बचे हुए 3 विकल्प उनके कार्यों के साथ सही से मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है स्तनपायी भ्रूण की भ्रूण बाह्य झिल्ली उल्ब किससे बनती है? तो वह बाह्य त्वचा एवं मध्य जनन स्तर से बनती है। फिर से स्तनपायी भ्रूण की जो भ्रूण बाह्य झिल्ली उल्ब किससे बनती है? तो वो बाह्य त्वचा एवं मध्य जनन स्तर से बनती है। स्तनपायी भ्रूण की भ्रूण बाह्य झिल्ली उल्ब बाह्य जनन स्तर एवं मध्य जनन स्तर की बनी होती है। यह एक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली है जो अंदर की ओर बाह्य त्वचा उत्पत्ति वाली एम्नियोजेनिक कोशिकाओं तथा बाहर की ओर सोमेटोफ्लूरिक झिल्ली के द्वारा बनी हुई होती है। यह झिल्ली भ्रूण के लिए आघात अवशोषक का काम करती है, भ्रूणीय काय का तापमान नियमित करती है और इसे शुष्कीकरण से बचाती है। अन्य अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों की उत्पत्ति निम्नलिखित है: कोरियन, ट्रोपोएक्टोडर्मल तथा मध्य जनन स्तर, एलेंटॉइस और अंडपीतक बाह्य मध्य जनन स्तर तथा आंतरिक बाह्य त्वचा। सगर्भता को बनाए रखने के लिए अपराग कौन कौन से हार्मोन स्रावित करता है? वो HCG, HPL और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तपरा भ्रूण तथा माता के गर्भाशय भित्ति के बीच पदार्थों के आदान प्रदान के लिए बना अतरंग संबंध होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है और निम्नलिखित हार्मोन का स्राव करती है। पहला मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी HCG। यह गर्भावस्था के अंत तक प्रोजेस्टेरोन स्रावित करने के लिए कॉपर्स ल्यूटियम को उत्तेजित तथा अनुरक्षित करती है। और मानव प्लेसेंटल लैक्टोज हार्मोन क्या करता है? इसे मानव कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। ये गर्भावस्था के दौरान स्तन ग्रंथि की वृद्धि को उद्दीप्त करता है। और प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन भ्रूणीय वृद्धि को अवलंबन देते हैं, गर्भावस्था का अनुरक्षण करते हैं एवं गर्भाशयी संकुचन को रोकते हैं। अन्य हार्मोन्स के स्रोत निम्नलिखित हैं। ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली से प्रसव के दौरान स्रावित होती है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का स्रवण प्रसव को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक देश में बढ़ती हुई जनसंख्या में क्या होता है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या जनन पूर्व व्यष्टि जनन क्षम व्यष्टियों से अधिक होती है। जनन पूर्व व्यष्टि जो होता है जनन क्षम व्यष्टियों से बेहतर होता है। तो इसका एक्सप्लेन है कि बढ़ती हुई जनसंख्या में युवा जनसंख्या अथवा जनन पूर्व व्यष्टि का आकार जननक्षम व्यक्तियों से अधिक होता है। इस प्रकार की जनसंख्या त्रिभुजाकार पिरामिड द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार की जनसंख्या कैसे प्रदर्शित की जाती है? त्रिभुजाकार पिरामिड द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यदि जननक्षम एवं जनन पूर्व व्यष्टि संख्या में बराबर हो तो एक स्थिर जनसंख्या बनती है। यदि जननक्षम एवं जनन पूर्व व्यष्टि संख्या में बराबर हो तो क्या होती है? स्थिर जनसंख्या बनती है। यह घंटीनुमा पिरामिड का प्रदर्शित करता है। यदि जनन पूर्व व्यष्टि जननक्षम व्यष्टि से कम हो तो वह घटती हुई जनसंख्या और आयु पिरामिड की कलशनुमा आकृति को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार की स्थिति जननक्षम व्यष्टि को जननतोर व्यष्टियों से कम संख्या में देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है स्मैग यानी स्मैक नामक ड्रग जो है पोस्ता पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो उसके लेटेक्स से, लेटेक्स मतलब उसके दूध से प्राप्त होता है। स्मैक नामक ड्रग जो होता है पोस्ता पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? तो वो लेटेक्स से प्राप्त होती है। स्मैक नामक ड्रग पोस्ता पौधे पेपेवर सेमनीफेरम के लेटेक्स से प्राप्त की जाती है। यह सफ़ेद क्रिस्टलीकृत गंधहीन करवा एक यौगिक है। यह अवसादक के रूप में कार्य करता है तथा शरीर की क्रियाविधि को धीमा कर देता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ओपेरॉन का भाग नहीं है? तो एनहांसर जो है ओपेरॉन का भाग नहीं है। बाकी संरचनात्मक, जीन, प्रचालक और उन्नायक ये तीनों ओपेरॉन का भाग है। प्रवर्धक यानी एनहांसर को छोड़कर दिए हुए सभी अवयव अनुक्रम ओपेरॉन के भाग हैं। प्रवर्धक अनुक्रम यूकेरियोटिक में पाई जाती है। प्रवर्धक अनुक्रम किस में पाई जाती है? यूकेरियोटिक में पाई जाती है। इसे विशिष्ट प्रोटीन या प्रतिलेखन कारक से जुड़कर संबंधित जीन के प्रतिलेखन को बढ़ाता है। इसे विशिष्ट प्रोटीन या प्रतिलेखन कारक से जुड़कर संबंधित जीन के प्रतिलेखन को बढ़ाता है।
दूसरी तरफ ओपेरॉन प्रोकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं। ओपेरॉन किसमें? प्रोकैरियोटिक में पाई जाने वाली नियामक इकाई है जो विभिन्न जीन समूह वाले डीएनए खंड से बनी होती है। ओपेरॉन का प्रोत्साहक या उन्नायक वह स्थल है जहाँ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ते हैं। प्रचालक अनुलेखन को नियंत्रित करने के लिए ऑन ऑफ स्विच की तरह कार्य करते हैं। प्रचालक अनुलेखन को नियंत्रित करने के लिए ऑन ऑफ स्विच की तरह कार्य करते हैं। संरचनात्मक जीन उन एंजाइम को कुटित करते हैं जो उपापचय मार्ग में प्रयुक्त होते हैं। संरचनात्मक जीन उन एंजाइम को कुटित करते हैं जो उपापचय मार्ग में यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्त्री के एक एक्स गुणसूत्र में एक्स संलग्न अवस्था है, तो ये गुणसूत्र किस में वंशागत होगी? तो पुत्रों एवं पुत्री दोनों में होगी। तो दिए गए प्रश्न में स्त्री एक्स संलग्न अवस्था की वाहक है तथा वह वाहित एलील को उसके दोनों पुत्र और पुत्री को संचारित कर सकती है क्योंकि एक्स है। परिणाम स्वरूप पुत्र रोगग्रस्त हो जाएगा क्योंकि एक्स संलग्न विकास हमेशा नर को प्रभावित करता है एवं उसमें एकल एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, एक ही वो एक्स होता है नर में। पुत्री संतति वाहक बन जाएगी। पुत्री संतति क्या हो सकता है कि वह वाहक बन जाएगी परंतु रोगग्रस्त नहीं होगी क्योंकि मादा एक्स संलग्न विकार संयुग्म की अप्रभावी अवस्था में प्रभावित रहेगी। जैसे माता वाहक माता है और ये सामान्य पिता है, जिससे यह संभावना है कि एक्स संलग्न रोगग्रस्त पुत्र हो और वाहक पुत्री हो या फिर सामान्य पुत्री और सामान्य पुत्र। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 50% पुत्र रोगग्रसित या फिर 50% सामान्य होंगे। इसी प्रकार 50% पुत्री वाहक और 50% सामान्य होंगे। अगला है कि ह्यूगो डू ब्रिज के अनुसार विकास की क्रियाविधि किस प्रकार होती है? तो विकास की क्रियाविधि साल्टेशन प्रकार की होती है। ह्यूगो डू ब्रिज के अनुसार विकास की क्रियाविधि किस प्रकार होती है? तो साल्टेशन प्रकार की होती है। तो ह्यूगो डू ब्रिज के अनुसार विकास की क्रियाविधि जो होती है साल्टेशन होती है। ह्यूगो डू ब्रिज 1901 ने जैव विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन, जैव विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ह्यूगो डू ब्रिज। और बताया कि जैव विकास एक अचानक होने वाली प्रक्रिया। जैव विकास क्या है? एक अचानक होने वाली प्रक्रिया है जिसमें असंतत परिवर्तन साल्टेशन के कारण नई प्रजाति उत्पन्न होती है। ये समष्टि में होने वाले एक पदीय बृहद उत्परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है कि एक जीन के कोडिंग रज्जु का क्रम AGG TA TCG CAT है, तो इसके दौरान उल्लेखित mRNA का संबंधित क्रम क्या होगा? तो ये होगा, लेकिन क्वेश्चन DNA का कोडिंग जो है रज्जु का वह रज्जु है जो mRNA के लिए कोडिंग करता है। किसके लिए? mRNA के लिए कोडिंग करता है। इसमें mRNA की तरह समान न्यूक्लियोटाइड क्रम पाया जाता है। इसमें mRNA की तरह समान न्यूक्लियोटाइड क्रम पाया जाता है, किंतु mRNA में थायमिन टी की जगह यूरेसिल पाया जाता है। किंतु mRNA में थायमिन टी की जगह पे क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। अतः जीव के कोडित रज्जु क्रम से संबंधित अनुलेखित mRNA क्या हो जाएगा क्रम? AGG UAU CG CAU हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे थायमिन है वहाँ यूरेसिल होगा। आगे है स्तंभ 1 में दी गई मदों से स्तंभ 2 को मिलाइए। प्रचुरोद भवन परवस्था। प्रचुरोद भवन परवस्था किसको? पुटकीय परवस्था। श्रावी परवस्था किसको कहते हैं? श्रावी परवस्था। पीठपिंड परवस्था। और ऋतुस्राव। ऋतुस्राव गर्भाशय अंतःस्तर का विघटन को ऋतुस्राव बोलते हैं। तो प्रचुरोद भवन अवस्था क्या है? प्रचुरोद भवन परवस्था के दौरान पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH के प्रभाव में पुटिका आकार में वृद्धि करती है, अतः इस परवस्था को पुटिकीय परवस्था भी हम लोग कहते हैं। प्रचुरोद्भवन परवस्था के दौरान पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH के प्रभाव में पुटिका आकार में वृद्धि करती है, अतः इस अवस्था को हम लोग पुटकीय परवस्था कहते हैं। और स्रावी अवस्था में क्या होता है? इसके दौरान कॉपर्स ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन का स्रवण करती है। इसके दौरान क्या करती है? कॉपर्स ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन का स्रवण करती है, जो अंतः गर्भाशय कला को मोटा करने में मदद करती है। जो अंतः गर्भाशय कला को मोटा करने में मदद करती है। कॉपर्स ल्यूटियम की उपस्थिति के कारण इसे ल्यूटियल परवस्था भी कहते हैं। श्रावी परवस्था को क्या कहते हैं? ल्यूटियल परवस्था। ऋतुस्राव या रक्तस्राव गर्भाशय की अनुपस्थिति के कारण अंतः गर्भाशय कला के टूटने के कारण होता है। इस परवस्था के दौरान कॉपर्स ल्यूटियम अपघटित हो जाता है। इस परवस्था के दौरान कॉपर्स ल्यूटियम क्या होता है? अपघटित होता है तथा प्रोजेस्टेरोन का स्तर धीरे धीरे घटने लगता है। स्तंभ 1 को स्तंभ यानी ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया
मूत्र में ग्लूकोज का होना ग्लाइकोसूरिया होता है। मूत्र में ग्लूकोज का होना ग्लाइकोसूरिया। गाउट क्या है? जोड़ों में यूरिक अम्ल का संग्रह होना गाउट हुआ। जोड़ों में यूरिक अम्ल का संग्रह होना क्या है? गाउट। वृक्कीय पथरी यानी रीनल कैलक्यूलाई। रीनल कैलक्यूलाई क्या है? तो यह है वृक्क में क्रिस्टलित लवणों के पिंड होना। और गुच्छ वृक्कशोथ क्या है? तो गुच्छ वृक्कशोथ मतलब गुच्छों में प्रदाहकता। अनुपचारित डायबिटीज मेलिटस के कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लाइकोसूरिया होता है। इस अवस्था में ग्लूकोज मूत्र में पाया जाता है। गाउट क्या है? तो गाउट गठिया का एक रूप है जिसमें जोड़ों में तेज दर्द और सूजन आ जाती है। ये रोग जोड़ों में यूरिक अम्ल क्रिस्टल के जमाव के कारण होता है। वृक्कीय पथरी अथवा रीनल कैलक्यूलाई रोग में यूरिक अम्ल, कैल्शियम यूरेट या ऑक्जेलेट के क्रिस्टल वृक्क नलिकाओं में जम जाते हैं। कोशिका गुच्छ वृक्कशोथ। कोशिका गुच्छ वृक्कशोथ वृक्क के कोशिका गुच्छ अर्थात निस्यंद इकाइयों में सूजन होती है। इसे ब्राइट्स रोग भी कहते हैं। इसके कारण रक्त में यानी मूत्र में रक्त तथा प्रोटीन में यानी मूत्र में प्रोटीन हो जाता है। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाइए। यहाँ है अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन मैलपीगी कनिका में होता है। अति सूक्ष्म निस्यंदन सबसे कम निस्यंदन किस में होता है? तो वो मैलपीगी नलिका में होता है। और मूत्र का सांद्रण कहाँ होता है? हेनले पास में होता है। मूत्र का सांद्रण कहाँ होता है? हेनले पास में। मूत्र का अभिगमन कहाँ होता है? तो मूत्र का अभिगमन मूत्रवाहिनी में होता है। मूत्र का अभिगमन कहाँ होता है? मूत्रवाहिनी में। मूत्र का संग्रहण कहाँ होता है? तो मूत्राशय में। तो भित्तीय कोशिका ऑक्जेंटिक कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा कैस्टल आंतरिक कारक का स्रवण करती है। भित्तीय कोशिकाएं ऑक्जेंटिक कोशिका जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा कैस्टल आंतरिक कारक का स्रवण करती है। HCl लोहे को फेरिक से फेरस में बदलता है। HCl क्या करता है? लोहे को फेरिक से फेरस में बदलता है, जो एरिथ्रोपोइसिस RBC निर्माण के दौरान आसानी से अवशोषित तथा उपयोग लिया जा सकता है। जो एरिथ्रोपोइसिस RBC निर्माण के दौरान आसानी से अवशोषित तथा उपयोग लिया जा सकता है। कैस्टल आंतरिक कारक विटामिन B12 को अवशोषित करने में मदद करता है। कैस्टल जो है आंतरिक कारक विटामिन B12 को अवशोषित करने में मदद करता है। इसकी कमी से प्राणाशी और रक्तता रोग हो जाता है। इसकी कमी से क्या? प्राणाशी और रक्तता रोग हो जाता है। अन्य कोशिकाओं का कार्य निम्न प्रकार है। श्लेष्मा कोशिका और गॉबलेट कोशिका श्लेष्म जो अमाशय की परत बनाता है को स्रावित करती है और इसे अमाशय में उपस्थित अम्ल से बचाती है। मुख्य कोशिका का क्या काम है? मुख्य कोशिकाएं जठरीय पाचक एंजाइम जैसे प्रोएंजाइम्स अथवा जाइमेज जाइमोजाइन का स्रवण करती है। मुख्य कोशिका का क्या काम है? जठरीय पाचक एंजाइम जैसे प्रोएंजाइम्स अथवा जाइमोजाइन का स्रवण करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जठर कोशिका अप्रत्यक्ष रूप से रक्ताणु उत्पत्ति में मदद करती है? तो वो है भित्तीय कोशिका। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जठर कोशिका अप्रत्यक्ष रूप से रक्ताणु उत्पत्ति में मदद करती है? तो वो है भित्तीय कोशिकाएं। तो भित्तीय कोशिकाएं ऑक्जेंटिक कोशिका जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा कैस्टल एरिथ्रोपोइसिस दूसरा का व्याख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जठर कोशिका अप्रत्यक्ष रूप से रक्ताणु उत्पत्ति में मदद करती है? तो वो भित्तीय कोशिकाएं ही होगा। और अगला है 1 को 2 से मिलाना है। फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। फाइब्रिनोजन का क्या कार्य है? रक्त का थक्का बनाने वाला कारक यही है। ग्लोब्यूलिन का क्या काम है? तो ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षा क्रियाविधि में मदद करती है। ग्लोब्यूलिन क्या करती है? प्रतिरक्षा क्रियाविधि में मदद करती है। एल्बुमिन क्या करता है? एल्बुमिन प्रासरणीय संतुलन को बनाए रखता है। एल्बुमिन क्या करता है? प्रासरणीय संतुलन को बनाए रखता है। फिर से फाइब्रिनोजन का क्या काम है? तो फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ग्लोब्यूलिन क्या करता है? तो ग्लोब्यूलिन जो है प्रतिरक्षा क्रियाविधि को मजबूत करता है, जबकि एल्बुमिन क्या करता है? तो वो प्रासरणीय संतुलन को बनाए रखता है। तो यहाँ बताया गया है कि फाइब्रिनोजन वह घुलित प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो थ्रोम्बिन द्वारा उद्दीप्त होकर अघुलित फाइब्रिन अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। बाद में यह घाव को बंद करने के लिए रक्त का थक्का बनने में मदद करता है तथा रक्तस्राव को रोकता है। ग्लोबुलिन के साधारण प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलिन वे साधारण प्रोटीन होते हैं जो प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया में शामिल रक्त सीरम प्रोटीन का बड़ा भाग है। यकृत में 4 प्रकार के ग्लोबुलिन्स अल्फा-1, अल्फा-2, बीटा और गामा पाए जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन का निर्माण यकृत द्वारा होता है। प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा। प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन का निर्माण किसके द्वारा होता है?
यकृत के द्वारा होता है। यह प्रासरण दाब को बनाए रखता है। तो तरल रिसाव को रक्तधारा से ऊतक में आने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण कौन सा है? तो वह है सिलिका मेहता। कैल्शियम पेशी संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिलिका मेहता। कैल्शियम जो है ये दूसरा का व्याख्या है, इसमें व्याख्या में ही सीख लेते हैं। कैल्शियम पेशी संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से जुड़ जाता है। कैल्शियम आयन किससे? ट्रोपोनिन से जुड़ जाता है और इसकी आकृति और स्थान को परिवर्तित कर देता है। इसके कारण ट्रोपोमायोसिन की आकृति और स्थान बदल जाते हैं और इस प्रकार एफ एक्टिन का प्रक्रियाशील सतह उजागर हो जाती है। इस कारण मायोसिन क्रॉस सेतु इन सतहों पर आबद्ध हो जाते तथा मांसपेशी में संकुचन उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, नीसल के पिंड मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो नीसल के जो पिंड होते हैं मुख्यतः मुक्त राइबोसोम एवं आरईआर के बने होते हैं। नीसल के पिंड मुख्यतः क्या चीज के बने होते हैं? तो मुक्त राइबोसोम एवं आरईआर के बने होते हैं। नीसल के पिंड मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो नीसल के पिंड मुख्यतः मुक्त राइबोसोम एवं आरईआर के बने होते हैं। नीसल के कण तंत्रिका के कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नीसल के कण किस में पाए जाते हैं? तो तंत्रिका कोशिकाओं में पाया जाता है। ये पिंड खुरदरी अंतःप्रद्रवीय जालिका आरईआर के बने होते हैं। इनमें मुक्त राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण स्थल की तरह कार्य करते हैं। इन कणों का नाम इनके खोजकर्ता फ्रेंच नीसल्स के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत बताया गया कि ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण सूत्रकणिका की बाह्य झिल्ली में घटित। जो सही है वो याद करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स तब होता है जब तक इसे हाइड्रोजन परमाणु को उठाने के लिए NAD मिलता रहता है। ग्लाइकोकैलिक्स कब होता है? जब तक इसे हाइड्रोजन परमाणु को उठाने के लिए NAD मिलता रहता है। ग्लाइकोकैलिक्स कोशिका विलय में संपन्न होती है। ग्लाइकोकैलिक्स किस में संपन्न होती है? कोशिका विलय यानी कि कोशिका द्रव में संपन्न होती है। TCA चक्र के एंजाइम सूत्रकणिका के आधात्री में स्थित होते हैं। TCA चक्र के एंजाइम कहाँ? सूत्रकणिका के कहाँ स्थित होते हैं? आधात्री में स्थित होते हैं। बहुपट्टीय गुणसूत्र विशाल गुणसूत्र होते हैं। बहुपट्टीय गुणसूत्र क्या होते हैं? विशाल गुणसूत्र होते हैं जो प्रमुख कीटों की किसमें? लार ग्रंथि में पाए जाते हैं। इस कारण ये लारीय गुणसूत्र भी कहलाते हैं बहुपट्टीय गुणसूत्र को। लैंप ब्रूस गुणसूत्र, तो लैंप ब्रूस गुणसूत्र बहुत लंबे विशेष प्रकार के गुणसूत्रीय युगली गुणसूत्र होते हैं जो द्विलक होते हैं। लिंग गुणसूत्र को एलोसोम भी कहते हैं। लिंग गुणसूत्र को क्या कहते हैं? एलोसोम भी कहते हैं। ये किसी जीव के लिंग का निर्धारण करते हैं। उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र में उपमध्य भाग में गुणसूत्रीय केंद्र या बिंदु पाया जाता है। ये मध्यावस्था के दौरान एल आकृति के दिखाई देते हैं। तब विकल्प डी को छोड़कर सभी उत्तर सुमेलित है। यहाँ पे बताया गया निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषिक शब्द मानव दंत विन्यास को वर्णित करते हैं? तो गर्त दंती, द्विवार दंती और विषम दंती। ठीक है, ये मानव के दंत विन्यास को बताता है। गर्त दंती, द्विवार दंती और विषम दंती। गर्त दंती, द्विवार दंती एवं विषम दंती मानव दंत विन्यास को वर्णित करता है। मानव में दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं, एक दूध के दांत या अस्थायी दांत और दूसरा होता है अस्थायी दांत। अतः ये द्विवार दंती होते हैं। मानव में दांत जबड़ों की अस्थि के गर्तों में स्थित होते हैं, अतः इन्हें गर्त दंती कहते हैं। मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक तथा चवर्णक, इसलिए इन्हें हम लोग विषम दंती कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है? तो फास्फोलिपिड का संश्लेषण इसमें नहीं होता है। तो इसमें होता क्या क्या है? संकेत पेप्टाइड का वितलन, प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन इसी में होता है और प्रोटीन का वलन भी RER में ही होता है। व्याख्या में है कि फॉस्फोलिपिड संश्लेषण RER में नहीं होता है। यह चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका में, यह किस में होती है? फॉस्फेट का संश्लेषण चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका में होती है। संकेत पेप्टाइड एक छोटा पेप्टाइड है। संकेत पेप्टाइड एक छोटा पेप्टाइड होता है जो नए संश्लेषित प्रोटीन के एन टर्मिनल पर पाया जाता है। ये उन्हें ER के लिए लक्षित करता है और RER संश्लेषित प्रोटीन को पृथक कर देता है। इसमें राइबोसोम से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण को परिवर्तित करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं जैसे कि ग्लाइकोसिलेशन। अगला क्वेश्चन है कि बहुत से राइबोसोम एक mRNA से संबंध होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियां बनाते हैं। तो राइबोसोम की ऐसी श्रृंखलाओं को क्या कहेंगे? तो बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र राइबोसोम की वह श्रृंखला है जो एक mRNA से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? mRNA से जुड़ी होती है। बहुसूत्र समान पॉलीपेप्टाइड की अनेक प्रतियां बनाने में मदद करती है। केंद्रीय काल क्या हुआ? न्यूक्लियोसोम।
यूकैरियोटिक डीएनए की एक इकाई होती है जो 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपटे डीएनए खंडों का बना होता है। केंद्रिकाभ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे मोतियों की माला की तरह प्रतीत होती है। केंद्रिकाभ जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे किसे मोतियों की माला की तरह दिखाई देता है। प्लास्टिडोम कोशिका के उन सभी लवक के लिए प्रयुक्त होता है जो क्रियात्मक इकाई की तरह कार्य करते हैं। प्लास्टिडोम कोशिका के उन सभी लवक के लिए प्रयुक्त होता है जो क्रियात्मक इकाई की तरह कार्य करते हैं। बहुतलीय पिंड या कार्बोक्सीसोम उन स्वपोषी जीवाणु के समूह में उपस्थित होता है जिनमें अकार्बनिक कार्बन का स्वांगीकरण केल्विन चक्र के द्वारा होता है। उदाहरण इसका है साइनोबैक्टीरिया। किस रोग में मच्छर द्वारा संचारित रोगाणु के कारण लसिका वाहिनी में चीरकारी शोथ उत्पन्न हो जाता है? तो वह एलिफेंटेसियस या हाथी पांव एक हेलमिंथिस जनित रोग है जो वुचेरिया ब्रोंकाइफाइटी द्वारा होता है। यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित किया जाता है। ये कृमि लसिका तंत्र में होता है। एस्केरियासिस कौन सा रोग हुआ है? तो एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड्स द्वारा होता है। एस्केरियासिस किसके द्वारा होता है? एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड्स द्वारा होता है। यह मानव की छोटी आंत में अंतःपरजीवी होता है। यह मानव के कहाँ पे पाया जाता है? छोटी आंत में अंतःपरजीवी के रूप में होता है। अमीबियासिस क्या है? तो अमीबियासिस प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। अमीबियासिस किसके द्वारा होता है? यह प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा होता है। यह मानव की बड़ी आंत में रहता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका मानव के कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में रहता है। दाद एक प्रकार का कवक जनित त्वचा रोग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्रतिरक्षा रोग नहीं है? तो एल्जाइमर रोग जो है स्वप्रतिरक्षा रोग नहीं है। बाकी रूमेटिक संधिशोथ स्वप्रतिरक्षा रोग है। सोरिएसिस ये भी स्वप्रतिरक्षा रोग है। विटिलिगो ये भी स्वप्रतिरक्षा रोग है। एल्जाइमर रोग समझते हैं। एल्जाइमर रोग स्वप्रतिरक्षा रोग नहीं है। यह हिप्पोकैम्पस में बड़ी संख्या में न्यूरॉन के नष्ट होने के कारण उत्पन्न होता है। यह अनुवांशिक कारक एवं वातावरणीय जीवन शैली और जीर्णता कारकों संयोजन के कारण होता है। इसमें तंत्रिका प्रेषक एसिटिल कोलाइन की क्षति होती है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को हाल की घटनाओं को याद करने में परेशानी होती है। रूमेटिक संधिशोथ, विटिलिगो तथा सीरियोसिस सभी स्वप्रतिरक्षा रोग है। रूमेटिक संधिशोथ में सिनोवियल झिल्ली तथा उपास्थि के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। विटिलिगो में त्वचा पर सफ़ेद धब्बे, विटिलिगो में क्या हो जाता है? त्वचा पर सफ़ेद धब्बे, जबकि सीरियोसिस में खुजली हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अपसारी विकास के उदाहरण से गलत बताना है। यहाँ पे गलत बताया गया कि ऑक्टोपस, चमगादड़ एवं मनुष्य की आँख। सबसे पहले हम समझेंगे अपसारी विकास का मतलब। तो समजात अंग है क्या? समजात अंग अपसारी विकास के ही परिणाम होते हैं। समजात अंग किसके होते हैं? अपसारी विकास के ही परिणाम होते हैं। इन अंगों की मूलभूत संरचना समान ही होती है। मूलभूत संरचना एकदम समान होती है, लेकिन इसका काम जो होता है अलग अलग, यानी कि देखने में सेम होते हैं, बनावट सेम होती है, लेकिन इसका काम क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए मानव, चमगादड़ एवं चीता के मस्तिष्क, हृदय एवं अग्रपाद में संरचनात्मक समानता पाई जाती है, लेकिन ऑक्टोपस, चमगादड़ एवं मानव की आंख समरूप अंगों के उदाहरण है जो विसारी विकास को प्रदर्शित करता है। दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसमें? विटामिन B12 की विटामिन B12 की वृद्धि होती है। तो वही कहता है दूध से दही में रूपांतरण के द्वारा इसकी पोषक क्षमता में वृद्धि होती है, जिसका कारण विटामिन B12 की वृद्धि होती है। विटामिन ए किस किस में पाया जाता है? दूध, गाजर, टमाटर आदि में पाया जाता है। त्वचा सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण करती है। विटामिन ई किस में पाया जाता है? गेहूँ, हरी पत्तीदार सब्जी आदि में पाया जाता है। अनेक कशेरुकी के अग्रपाद की अस्थि संरचना में समानता किसका उदाहरण है? तो ये समजातता का उदाहरण है। अनेक कशेरुकी जीवों के अग्रपाद की अस्थि संरचना में समानता होती है, यानी समजातता का उदाहरण है। समजात अंगों की आधारभूत संरचना समान होती है, लेकिन ये अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे मानव, चमगादड़, चीता एवं व्हेल के अग्रपाद। समरूप अंग अभिसारी विकास प्रदर्शित करते हैं। समरूप अंग क्या? अभिसारी विकास प्रदर्शित करते हैं। इन अंगों का कार्य समान होता है, लेकिन इनका संरचनात्मक ढांचा और उत्पत्ति क्या होती है? अलग होती है। समान पूर्वज से भिन्न भिन्न क्रियात्मक संरचनाओं को विकास अनुकूली विकिरण कहते हैं। अगला कोई, निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन से मनुष्य के रुधिर वर्ग को वंशागति को दर्शाता है? तो यहाँ पे करा 1, 2, 5, यानी प्रभाविता, सहप्रभाविता और बहुजीनी वंशागति। समझते हैं। प्रभाविता, सहप्रभाविता और बहुयुग्म विकल्पी लक्षण मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति को दर्शाता है। ABO रुधिर वर्ग जीन आई द्वारा निर्धारित होता है। ABO रुधिर वर्ग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो जीन आई के द्वारा निर्धारित होता है।
इस जीन के 3 युग्म विकल्पी IA, IB और IO होते हैं। युग्म विकल्पी IA और IB IO पर प्रभावी होता है। इस प्रकार IA और IB युग्म विकल्पी के साथ उपस्थित होते हैं तो ये सप्रभाविता प्रदर्शित